नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट गुरु में। तो दोस्तों, ये सिल्वर बटन आ गया है और आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। ये सब आप ही ने दिया है मुझे और मैं शब्दों में आपका धन्यवाद बयान नहीं कर सकता, और ये आप सभी को डेडिकेटेड है। तो आज की जो टेक्निकल वीडियो है, इसमें मैं बात करूँगा कंप्लीट स्टार्टिंग से लेके एंड तक की। मतलब अगर आप एक मकान बनाने की कोशिश कर रहे हो या चाह रहे हो या डिज़ायर है, शुरू से लेके बिल्कुल आखिरी तक जो चैलेंजेस आपके सामने आएंगे, जो दिक्कतें आपके सामने आएंगी, कहाँ क्या डिसीजन लेना है, क्या शुरुआत से क्या चीज़ ध्यान रखनी है, और एंड तक मैं सारी चीज़ें समझाऊंगा। और कॉपी पेन लेके जरूर बैठ जाएं। ऐसा नहीं है कि ये कोई एंटरटेनमेंट वीडियो है, इसको आप सुन लें और उसके बाद बस कुछ और देखने लग जाएं। ये वीडियो आपकी लाइफ चेंजिंग हो सकती है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको 20-25% भी आप पैसा बचा सकते हो, और ये जो पैसा है ये बचने के बाद फिर आप मुझे थैंक्स करोगे। और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि ऐसा नहीं होगा कि आप सिर्फ पैसे बचा लोगे और मकान अच्छा नहीं बनेगा। गारंटी इस बात की है कि मकान बहुत ही खूबसूरत बनेगा, काबिल तारीफ बनेगा, पैसे भी बचेंगे, और फिर आप मुझे थैंक यू बोलोगे। मेरा बस यही उद्देश्य है, मेरी नॉलेज आपके काम आनी चाहिए। तो पेन जरूर लेके बैठें, नोट डाउन करते रहें सारे पॉइंट्स। ये फिर से बार बार आपको समझ में नहीं आएगा, और आपको अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। मैं पूरी कोशिश करूंगा आज आपके सामने स्क्रैच से लेकर शुरुआत करूंगा एंड तक क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। देखिए, सबसे पहले अगर आपको अपना घर बनाना है, तो अगर होम कंस्ट्रक्शन आपको करनी है अपनी, तो दिक्कतें कहाँ आएंगी। सबसे पहली दिक्कत यह आएगी कि आपको डिसीजन ही नहीं बन पाता, कि भाई मेरा डिसीजन ही नहीं बन पा रहा, बनाऊं ना बनाऊं, कब बनाऊं। तो अगर आपको ये लग रहा है कि भाई मॉनसून आएगा तब मैं बनाऊंगा, तब सरिया सस्ता हो जाएगा जब मैं बनाऊंगा, तो आप बेमतलब का समय ज़ाया कर रहे हो। इन्फ्लेशन रेट डेली के डेली बढ़ रहा है। अगर आप चाह रहे हो मकान बनाना, तो जुगाड़ बनाओ, कहीं से भी करो, कुछ भी करो, पैसे इकट्ठे करो और मकान को बनाओ। क्योंकि अगर आज नहीं बनाया, कल बनाओगे तो महंगा ही बनेगा, सस्ता नहीं बनेगा। तो दिमाग से इस बात को निकाल देना। जब जुगत बैठ जाए तभी मकान बना लेना। पहली चीज आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। दूसरी चीज आपको क्या ध्यान रखनी है, क्लैरिटी आपको पता लग गई कि भाई मुझे मकान बनाना है, तो कब बनाना है। अब मान लीजिए ऐसी स्टेज आ गई कि बनाना है अब मकान मुझे। दूसरी चीज आपको क्या चीज ध्यान रखनी है, सबसे पहली जो चीज होनी है, आपको लॉज अपने समझने हैं। जिस एरिया में आप मकान बना रहे हो वहां के म्युनिसिपल कमेटी में जरूर जाओ, या फिर टाउन प्लानिंग ऑफिस में जाओ, या किसी प्रॉपर्टी डीलर के पास जाओ, या किसी बिल्डर के पास जाओ, किसी के पास भी जाओ जो नॉलेज रखता है। उससे पूछिए कि हमारे इस एरिया के लॉज क्या हैं। यानी कि अगर मेरा घर है, ये ग्राउंड फ्लोर है, ये फर्स्ट फ्लोर है, ये सेकंड फ्लोर है, तो मैक्सिमम हाइट कितनी रखनी है। एक तो ये चीज आपको पूछनी है। दूसरी चीज आपको ये पूछनी है कि यहां से यहां तक जो आप ये कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, इस एरिया में जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, इसमें मुझे पीछे वाला जो एरिया है, जिसको हमें सेटबैक कह देते हैं, FAR एरिया भी कह देते हैं, मतलब सेटबैक मान लीजिए आप। सेटबैक एरिया मुझे कितना छोड़ना है पीछे, और फ्रंट पे मुझे कितना छोड़ना है। अगर ये मकान में साइड से देख रहा हूं, ये साइड है तो ये फ्रंट है, ठीक है जी, ये सेटबैक एरिया हो गया। तो आपको ये पता करना है कि लॉज क्या करें, साइड से रास्ता छोड़ना है, या फिर पीछे से छोड़ना है, या आगे से छोड़ना है। जैसे हरियाणा में अगर हम बात करते हैं, तो पीछे से अगर 500 गज का प्लॉट है तो 13 मतलब फीट बाय 46 फीट की आपको जगह छोड़नी होती है, नहीं तो फिर ये आपका तोड़ दिया जाएगा। तो ऐसी नौबत ना आए, इसलिए पहले आप ये जांच लो कि लॉज क्या करें, ठीक है जी। क्योंकि मैं नहीं चाह रहा कि आपका कोई भी पैसा बाद में खराब हो। तो आपको ये पता लगना जरूरी है कि मेरे लॉज क्या कहते हैं। जब आपको लॉ क्लियर हो गया, तीसरी चीज आपको चेक करानी है सॉइल। सॉइल का इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि सॉइल के हिसाब से ही आपकी कंस्ट्रक्शन शुरू होगी। अगर मान लीजिए आपकी सॉइल चिकनी है बहुत ज्यादा, ठीक है, तो आपकी कंस्ट्रक्शन जो होगी वो कॉलम पे नहीं होगी, फिर आपको पाइलिंग करानी पड़ेगी। अगर आपकी मिट्टी ऐसी है कि जो हमारे यहाँ जैसे होती है नॉर्थ में, वो मतलब ज़्यादा हार्ड होती है, मतलब ऐसी नहीं होती कि चिकनी होती है या बैठने का दबाव होता है, तो वहाँ पर हम कॉलम्स का या RCC फुटिंग्स का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको सॉइल टेस्ट करानी है। तो बहुत से लोग नहीं कराते हैं, नहीं करा रहे हो कोई बात नहीं है, लेकिन आप अंदाजा ले सकते हो कि और जो कंस्ट्रक्शन हो रही है कहीं कोई पाइलिंग तो नहीं करा रहा, सब कॉलम पे ही बना रहे हैं क्या। अगर कोई RCC फुटिंग पे बना रहा है तो समझ लो फिर आपकी मिट्टी ठीक है, फिर
अमूमन तौर पे। लेकिन जहाँ कोस्टल एरियाज होते हैं या नदी के किनारे मकान बना रहे हो, या वेस्ट बंगाल की कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर मकान बना रहे हो जहाँ कोई नदी हुआ करती थी पहले, या कोई तालाब की जगह है, वहाँ पर आपको सॉइल टेस्ट करानी पड़ेगी, नहीं तो नहीं बनेगी बात। तो सॉइल टेस्ट के आप अपने आसपास ढूंढ सकते हो, कुछ ना कुछ मिल जाएगा। इतना कराना जो है ये आपकी तैयारी बता देगा कि भाई हाँ आपकी तैयारी हो चुकी है। अब आप बुनियादी तौर पे काम करोगे। क्या काम करोगे? सबसे नेक्स्ट जो काम होगा वो होगा आपको अपनी प्लानिंग करनी पड़ेगी। और ये प्लानिंग मैं नक्शे वाली प्लानिंग नहीं बोल रहा है, ये है फाइनेंशियल प्लानिंग। इस फाइनेंशियल प्लानिंग में आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि मेरा बंदोबस्त कितने पैसे का है, कितने पैसे हैं मेरे जेब में, या कितने आ जाएंगे मेरे पास। चाहे आप लोन ले रहे हो, चाहे किसी से मांग रहे हो, या आपका बंदोबस्त है, या रईस हो, गरीब हो, मकान को इस बात से कोई मतलब नहीं है। आपको अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है कि भाई मेरे पास कितने पैसे हैं। ठीक है जी। अगर आपको पता लग गया कि भाई मेरे पास 20 लाख रुपया है, तो इसमें से 5% माइनस कर दो। ठीक है जी। 5% मैं क्यों कह रहा हूँ, ये 5% वो है जो आपका अनाप शनाप कामों में खर्च होगा, इसको मान के मत चलना कभी भी। मैं बल्कि 10% मान के चलता हूँ। तो इसमें से 10% अगर लगाओगे तो 2 लाख रुपया आप मान के चलना कि ये एक्स्ट्रा लगेगा। तो इसमें से 20 में से 2 माइनस करोगे तो 18 लाख में आपको मकान बनाना है। ये चीज़ सबसे पहले ध्यान रखनी है, क्योंकि ये 2 लाख कब चला गया कुछ पता नहीं चलेगा आपको। तो 10% से 5%, अगर बहुत अक्लमंद हो तो 5%, थोड़े बहुत मेरी तरह कम बुद्धि वाले हो तो भाई 10% मान के चलना, और अगर बहुत ही ज़्यादा अक्लमंद हो तो 20% मान के चलना कि 20% पैसा रख के चलें जेब में। ठीक है। मुझे लगता है कि सब मेरी तरह ही होंगे, तो 10% मान के चलना। ठीक है जी। फाइनेंशियल प्लानिंग आपकी होगी। ठीक है जी। अब आते हैं रिसोर्स प्लानिंग। ये जो रिसोर्स प्लानिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इस रिसोर्स प्लानिंग को फाइनेंशियल प्लानिंग से रिलेट करूंगा। अब मान के चलो मेरा एक प्लॉट है। ठीक है जी। ये है मान लीजिए 100 और ये है 50। ठीक है जी। तो मेरा लगभग 5000 स्क्वायर फीट का मेरा प्लॉट है। मेरे पास है 20 ही लाख रुपए। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई मेरे दादा ने ला के ये जगह छोड़ दी हो, दादा रईस रहे होंगे, लेकिन आज मेरे पास गरीबी है भाई, मेरे पास तो 20 ही लाख रुपए। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि भाई आप 20 लाख में पूरा कवर्ड कर दो। पूरा कवर्ड करने के लिए तो करोड़ों लग जाएंगे। तो रिसोर्स की प्लानिंग करोगे कि भाई इस 20 लाख यानी 18 लाख माइनस करने के बाद, या 22 लाख रहे होंगे तो 20 लाख मान लो मोटा मोटा, ये 20 लाख में मुझे कितना मकान बनाना है। अब आप क्या करोगे, इसको 1700 से भाग करोगे। इस 20 लाख को 1700 से भाग करोगे। ठीक है जी। आपको पता लग जाएगा कितना स्क्वायर फीट आपको बनाना है। ठीक है जी। 17 दूनी 34, आपको पता लग गया कि भाई लगभग 1000 फीट के आसपास, 1100-1200 फीट के आसपास आपको मकान बनाना है, क्योंकि औकात से बाहर नहीं जाएंगे हम। ठीक है ना जी। मैं आपको बड़े बड़े बोल दूं वो चीज़ सही नहीं है। पैसे का बंदोबस्त जितना हो उससे ज़्यादा चादर नहीं फैलानी चाहिए, उससे बाहर नहीं जाना चाहिए, नहीं तो फिर जगहसाई होती है, फिर लोन लेने पड़ते हैं, बैंक चक्कर काटता रहता है। कम बना लो, बढ़िया मकान बना लो, औकात से बाहर हमें नहीं जाएंगे। ठीक है जी। फिर पता लगता है कि पुताई नहीं हो रही जी, इस पर पेंट नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा जी, बंदोबस्त नहीं है। फिर आप ना तो उसमें रहने के रहते, ना वो पैसे आपके जेब में रहते, वो लग चुके होते हैं। तो ये रिसोर्स प्लानिंग को जरूर कर लेना। तो बल्कि इसमें थोड़ी, जैसे वो आप उसमें बचा के चल रहे थे ना फाइनेंशियल प्लानिंग में, ऐसे ही आपको रिसोर्स प्लानिंग में भी बचा के रखना है। 1700 से भाग करने पे अगर मान लीजिए आ रहा है एरिया 1400, तो उसे 1300 ही बनाना है। ठीक है जी। अब आपको ये क्लियर हो गया। यहां पर आपकी बुनियादी चीजें क्लियर हो जाती हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग और आपका रिसोर्स प्लानिंग हो गया। अब आपका रोड मैप क्लियर है। ये 5 चीजें आपको ध्यान रखनी है। जब ये 5 चीजें पूरी हो जाती हैं, अब हम बुनियादी तौर पे तैयार हो चुके हैं मकान बनाने के लिए। ठीक है जी। अब हम दूसरे एस्पेक्ट पे बात करेंगे। अब आपको यह पता लग गया कि भाई मुझे 1200 स्क्वायर फीट मकान बनाना है, यानी 40 बाई 30 का मकान बनाना है। तो अब आप क्या करोगे, आप जाओगे आर्किटेक्ट के पास। अब आप पूछोगे कि भाई आर्किटेक्ट हम ढूंढें कहां से। अब आर्किटेक्ट तो बढ़िया मिलते ही नहीं है। देखिए अब आपको करना क्या होगा, जब आपके मकान बन रहे होंगे आस पड़ोस में, आप जाओ उनके मकानों को देखो, आप देखो कि किसका मकान आपके पड़ोस में बढ़िया बन रहा है, या थोड़ा इन्वेस्टमेंट करके आप टहलो
कहीं तो मकान अच्छे बन रहे होंगे ना। आप उनसे पूछो कि भाई आपका आर्किटेक्ट कौन था, वो आपको बताएंगे कि हमारा आर्किटेक्ट जी फलाना था। जहां आपको पसंद आ गया उस आर्किटेक्ट को पकड़ो, उस आर्किटेक्ट के पास जाओ और फिर उससे बातचीत करो। उसको बोलो कि भाई मुझे जो मकान बनाना है वो 1200 स्क्वायर फीट का बनाना है और आप मुझे अपने प्रीवियस वर्क्स दिखाइए, आपने क्या क्या बनाया है, कहाँ से बनाया है, कैसा बनाया है, क्या आप आर्किटेक्चर की नॉलेज रखते हो, उसकी जांच आप कर लोगे बातचीत करके। कैसे प्लानिंग करते हो जी आप, मेरे ये रिक्वायरमेंट है। अपने बच्चों से, अपने बीवी से, अपने घर वालों से, अपने माँ बाप से, सबसे रिक्वायरमेंट लो और नोट डाउन करो और उस रिक्वायरमेंट को उसके सामने रख दो। फिर आर्किटेक्ट आपको बताएगा कि जी इसके इतने पैसे लगेंगे, वो बताएगा। अमूमन तौर पर देखिए आजकल ऑनलाइन बहुत चल रहे हैं, वो 20,000 रुपये के आसपास चार्ज करते हैं। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। ये बुरी भी लग सकती हैं, कुछ आर्किटेक्ट्स को बुरी लग सकती हैं, कुछ लोगों को भी बुरी लग सकती हैं। उन लोगों को भी बुरी लगेंगे जिन्होंने 20,000 दिए। देखिए ऐसे ऑनलाइन लोग मिलेंगे जो कहेंगे जी 20,000 लगेगा, इसमें हम आपको फ्लोर प्लान देंगे, 2D देंगे, 3D देंगे, एलिवेशन देंगे, स्ट्रक्चरल देंगे, प्लम्बिंग देंगे, इलेक्ट्रिकल का देंगे, पता नहीं क्या क्या देंगे। आपको वो नहीं करनी है काम। देखिए जिन लोगों की बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन रही होती है ना, उनको ये सारी चीज़ें ऑलरेडी मिल जाती हैं, उनको मेरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं होती। मेरी वीडियो कौन देखेगा? आम आदमी देखेगा। वो आदमी देखेगा जो यूट्यूब पर समय खपा रहा है, यानी एक नॉर्मल आदमी मेरी तरह का। तो नॉर्मल आदमी अगर एक नक्शे के 20,000 दे देगा तो भाई ये तो बेईमानी होगी, मैं उसको सलाह नहीं दूंगा। आपको क्या चीज़ बनवानी है जो इंपॉर्टेंट तौर पे, क्योंकि इतनी बड़ी बिल्डिंग नहीं है कि प्लम्बिंग चाहिए, इलेक्ट्रिकल चाहिए। कोई मिस्त्री इलेक्ट्रिकल की ड्राइंग फॉलो नहीं करता, कोई प्लम्बर प्लम्बिंग की ड्राइंग फॉलो नहीं करता। लिख लेना इस बात को और कान गांठ लेना इस बात को। आपको क्या बनवाना है? आपको आर्किटेक्ट से एक तो 2D प्लान कराना है, ये मेन बुनियादी चीज़ होती है, यहीं समझ में आ जाएगा आपको। अगर ये बढ़िया बन गया तो आपका कॉस्ट कटिंग हो गया 25%। अगर ये बेकार बन गया तो समझ लो गड़बड़ है। फिर आपको दूसरी चीज इंक्लूड करानी है एलिवेशन। एलिवेशन इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि मकान बनना मजबूत और दिखना सुंदर, ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है। अगर एलिवेशन ही नहीं बनेगा तो फिर आपको पता ही नहीं रहेगा कि दिखेगा कैसा। यार एलिवेशन जरूर बनवाना चाहिए। तीसरी चीज जो होती है वो होती है आपकी स्ट्रक्चरल। अब मैं कहता हूं आपसे कि स्ट्रक्चरल नहीं बनवाना, और मैं यहां पर भी स्ट्रक्चरल लिख रहा हूं। देखो स्ट्रक्चरल जो होता है ना, ये कहाँ इंपॉर्टेंट इतना रोल प्ले करता है? जहां हमारी हाई राइज बिल्डिंग बन रही है। आप जो छोटा मकान बना रहे हो उसमें स्टैंडर्डाइज्ड सब कुछ है। आप जब किसी सरिया बांधने वाले से बात करोगे ना, वही बता देगा आपको भाई लिंटल जो डलता है वो 10 का सरिया यूज होता है। मैंने आपको बता ही रखा है कि जो मेरा एक कॉलम है, अभी भी मैं बताऊंगा आपको बाद में, ये कॉलम है, इसमें अगर आपको कैलकुलेशन करनी है सिंपल सी कैलकुलेशन होती है। ये अगर सरिये यूज हो रखे हैं 8, तो आपको क्या करना है, ये जो अगर मैं इसको इस हिस्से से काट दूं तो जो मुझे चौकोर हिस्सा दिखेगा कॉलम का, लंबाई गुना चौड़ाई कर लो, मान लो ये हो गया 12 इंच, ठीक है जी, ये हो गया 12 इंच, ठीक है जी, तो ये 144 इंच हो गया स्क्वायर इंच। सिंपल सा फॉर्मूला बता देता हूं, 144 स्क्वायर इंच हो गया। ये मान लीजिए 16 mm का एक सरिया है, ये 16 का है, ये 16 का है, ये 16 का है, ये 16 का, ये 16 का, इनको ऐड कर लो, ठीक है। 16 स्क्वायर mm का जो सरिया होता है, इसका रेडियस पता लग गया कि 8 mm। 8 mm के हिसाब से इसका एरिया निकल के आ गया, सरकमफ्रेंस मतलब एरिया निकल के आ गया। अब जब एरिया निकल के आ गया, मान लीजिए x निकल के आ गया, 8 सरिये यूज हो रहे हैं तो 8x हो गया। अब जो 144 है, इस 144 को अगर 8x से भाग करोगे तो ये इसका जो परसेंटेज आप निकालोगे वो 2 से लेके 6% होना चाहिए। मतलब सिंपल सा ये है कि सरिये का जो एरिया है और जो इस पूरे कॉलम का एरिया है, अगर ये इस सरिये का एरिया इस पूरे कॉलम के एरिया का 2 से 6% के हिस्से में रहना चाहिए। इससे ज़्यादा जाएगा तो कॉलम कमज़ोर हो जाएगा, इससे कम रहेगा तो कॉलम कमज़ोर हो जाएगा। तो अमूमन सा मैं आपको समझा देता हूँ, 9x9 का अगर एक कॉलम है 9x9 का, तो उसमें 6 सरिये 12 mm के मोर देन सफिशिएंट होते हैं। अगर एक 12 इंच बाय 9 इंच का अगर कोई कॉलम है तो उसमें 8 सरिये सफिशिएंट होते हैं। 8 में से 4 16 के लगा लो ये, और जो बीच के 2 हैं ये 12 के लगा लो। बहुत सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है। सेम जो चीज़ आपके कॉलम में चल रही है यही आपके टाई बीम में चलेगी, ठीक है। छत में आपको बता ही दिया मैंने कि वो 10 स्क्वायर mm का यूज़ होता है। सीढ़ियाँ जो बनती है उसमें 10 स्क्वायर mm का यूज़ होता है। जहाँ जहाँ वो सरिया बांधने वाला आएगा वो राफ्ट अपने आप बना ही देगा, हेडन बीम्स अपने हिसाब से बना देगा। अगर आप कैंटिलीवर बीम बना रहे हो तो वो अपने हिसाब से बना देगा। यही फॉर्मूला चलेगा हर जगह। फुटिंग का आपको जो है कुछ भी इतनी लंबी चौड़ी कहानी नहीं है।
आप मुझे भेजो, मैं भेज दूंगा फुटिंग की ड्राइंग, 9x9 की फुटिंग। सर्च करो इंटरनेट पे, दुनिया भर की मिल जाएगी। जहां आती है G+5 G+6, वहां थोड़ी कैलकुलेशन होती है। तो स्ट्रक्चरल पे ज़्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा मैंने चीज़ें बता दी, ये ध्यान रखनी है। ठीक है, अब आपको आर्किटेक्ट के पास गए, आपने उसको पैसे दे दिए, 10-1 हज़ार तक आपका आर्किटेक्ट बना देगा बढ़िया, 10 भी नहीं तो कम से कम 7-8 हज़ार में बना देगा, इससे ज़्यादा पैसे मत देना। और आर्किटेक्चर बढ़िया होना चाहिए, मैंने कहा उसके काम जरूर देख लेना, उसने क्या क्या किया हुआ है। अब आपके पास नक्शा रेडी हो गया, मान लीजिए ये मेरा प्लॉट था, ठीक है, उस प्लॉट में उसने बता दिया कि भाई तुम्हें यहाँ मकान बनाना है, और ये कमरे बना दिए, ये टॉयलेट बना दिया, ये किचन बना दी, ये ड्राइंग रूम बना दिया, ठीक है, ये पोर्च बना दी। एक नक्शा का मैंने एग्जांपल ले लिया। अब आपको क्लियर हो गया कि यार ये मकान का नक्शा बनेगा मेरा, ठीक है, मेरा मेन गेट हो गया ये। अब आपको विजुलाइज करना है बैठ के, सुबह उठो, जब सारे परिवार सो रहा हो आप उठो, चै चै कै में नहीं होगा ये, उठो, उसके बाद अपने आंखों को बंद करो और बाहर, घर के बाहर बैठो, बिल्कुल हवा में बैठो ठंडी में, और विजुलाइज करो आंख बंद करके कि मैं यहाँ खड़ा हूँ। अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ, ठीक है जी, तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है? आपको दिखाई देगा ये कॉर्नर, मैं देख पाऊंगा तो आप भी देख पाओगे। आपको दिखेगा ये कॉर्नर, आपको दिखेगी गाड़ी अपनी खड़ी हुई, आपको दिखेगा एक दरवाजा, एक पिक्चर बनेगी, एक मूवी बनेगी। इसको अपने दिमाग में धारण करो। अगले दिन फिर उठो, फिर विजुलाइज करो कि आज मैं थोड़ा आगे बढ़ा, मैं उस बरामदे के अंदर पहुंचा जहां गाड़ी खड़ी थी। अब क्या दिख रहा है? अब मुझे मेरा ड्राइंग रूम दिख रहा है, और क्या दिख रहा है? एक खिड़की दिख रही है। क्लैरिटी आई? दरवाजे से मैं अंदर गया, अगले दिन मैंने क्या देखा? मेरी किचन दिख रही है। किचन में क्या दिख रहा है? मुझे फ्रिज दिख रहा है, मुझे वो लेडी काम करती दिख रही है, मुझे वो लोग खाना खाते दिखाई दिख रहे हैं। फिर विजुलाइज करो कि मुझे ड्राइंग रूम दिख रहा है, टीवी इस साइड लगा दिख रहा है, मुझे इस साइड लोग बैठे दिख रहे हैं। फिर देखोगे यार हाँ, लोग इस साइड क्यों बैठे हैं, इनको तो ऐसा बैठना चाहिए। आपको अपने सवालों के जवाब खुद मिल जाएंगे। मैं या कोई आर्किटेक्ट औकात नहीं रखता आपको ये समझाए। ये विजुलाइजेशन आपको करनी है। देखो कि पर्दे कैसे दिखाई दे रहे हैं। पर्दे यार ब्राउन कलर के लगा रखे हैं, मैं कितना बेवकूफ था कि ब्राउन कलर के खरीद के लाया, ये तो मुझे व्हाइट लगाने चाहिए थे। क्लैरिटी आई ना कि कहाँ गलती होंगी, ये गलतियां नहीं करनी है, ऐसे क्लैरिटी आती है। और जो जो ऑब्जर्व करते जा रहे हो, फिर आप देखोगे एक मूवी बन जाएगी। आप देखोगे कि आप होम टूर कर चुके हो वर्चुअल, आपको पता लग गया कि यहाँ किताब रखनी थी, यहाँ मेरे जूते का पायदान था, यहाँ मुझे ये पेड़ पौधे लगाने थे, यहाँ मुझे बॉटल पाम का पेड़ लगाना था, घर के बाहर से दिखाई दे रहा है मुझे बॉटल पाम का पेड़। समझ में आ रही है ना चीज़ें? कुछ लोगों को नहीं आ रही होंगी समझ में, भाई रिलेट करो, नहीं तो नुकसान तुम्हारा ही होना है। मैं तो इसको ख़त्म करके चला जाऊँगा, मेरा तो बन लिया मकान, आपको देखना है। विजुअलाइजेशन पावर लेके आओ। जब आप विजुअलाइज कर लोगे, फिर आपका ये नक्शा आपको एक्चुअल में बनाने में बड़ी आसानी होगी। ये की फैक्टर होता है, मैं हमेशा कहता हूँ, और हर आदमी कर सकता है विजुअलाइज। आप विजुअलाइज करते हो जब ही तो आप खाना खा रहे हो। मैं विजुअलाइज कर रहा हूँ यार भूख लग रही है, खाना खाना है, ये विजुअलाइजेशन हो रही है सबकॉन्शियस माइंड में, तभी तो मैं जाके खाना खाने के लिए जब बैठ जाता हूँ। उसको हम इंपॉर्टेंस इसलिए नहीं देते क्योंकि डेली की दिनचर्या है, ये लगता है मुश्किल क्योंकि ये डेली नहीं कर रहे हैं। लेकिन भाई ये भी आसान है, करो तो सही। पेंट भी क्लियर हो जाएगा कि यार ये पेंट बुरा लग रहा है, रेड कलर कर दिया मैंने, तो मुझे तो व्हाइट करना चाहिए था। अब आप नोट कर लोगे यार व्हाइट ही कराऊंगा, ऐसे ध्यान रखनी है। अगले स्टेप पे चलते हैं भाई। अब आपके पास नक्शा भी क्लियर है, विजुअलाइजेशन भी क्लियर है, बनाने के लिए सब कुछ रेडी है। अब आप सबसे पहले प्लॉट की फाउंडेशन पर जाओगे, ठीक है जी। तो जब फाउंडेशन पे आप जाओगे, अब आपको फाउंडेशन पे ध्यान क्या रखना होगा? फाउंडेशन में ये ध्यान रखना होगा कि भाई जगह तो मेरी है, मैं उसके बाहर तो नहीं जा सकता। अगर मेरा ये प्लॉट था तो मैं इस प्लॉट के बराबर वाली जगह पे कब्जा नहीं करूंगा, ये मेरी जगह है, मुझे इसी में ही काम कराना। तो अगर मान लीजिए मेरा एक कॉलम यहाँ आ रहा है, और एक कॉलम मेरा यहाँ आ रहा है, और एक कॉलम मेरा यहाँ आ रहा है, तो इस कॉलम की बात करते हैं 1 1 2। 1 नंबर जो कॉलम होगा वो मेरा फुटिंग जो होगी उसकी वो इसेंट्रिक फुटिंग होगी, ठीक है जी। इसको बोलते हैं इसेंट्रिक फुटिंग, जो एक तरफ से तो कोण दिखाई दे और एक तरफ से आपको सीध दिखाई दे, क्योंकि यहां से तो दूसरे का प्लॉट है, मैं इसमें कैसे ले जाऊं उसे। तो इसको इसेंट्रिक फुटिंग जो होगी आपको वो बनानी है बाहर, और जो ये बीच वाली फुटिंग है इसको आप नॉर्मल फुटिंग बना दो, ये स्टेप फुटिंग बना दो इसको, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी।
ये सारा आपका जो मैंने बताया गूगल पे सर्च करो, नहीं मुझे मैसेज करो या किसी भी इंजीनियर से पूछ लेना, वो बता देगा। 1000-1500 अगर देने भी पड़ जाए तो बनवा लेना। तो फुटिंग आपको पता लग गई कि भाई ऐसे बनानी है बाहर वाली। गलती क्या करते हैं, ये वाली फुटिंग बना देते हैं यहाँ। अब कल को ये प्लॉट बनाने जाएगा तो ये तो काट देगा इसको, या उससे लड़ाई होगी तुम्हारी। तो झगड़ेबाजी नहीं करनी है, पहले ही सेंट्रिक फुटिंग बना के चलो। तो जब आप फुटिंग का ख्याल रखोगे ये झगड़ेबाजी नहीं होगी। बीच वाले आप ऐसे बना लो। कई जगह ऐसे भी आ जाते हैं कि 2 कॉलम एक साथ आ गए, वहाँ कंबाइंड फुटिंग हो जाती है। जैसे मान लीजिए मेरा टॉयलेट ही ऐसा है कि वो 6 फीट का है और दोनों साइड कॉलम मारे हैं, तो इन दोनों को एक कंबाइंड फुटिंग बना देते हैं, यानी एक स्लैब और 2 कॉलम। ठीक है, बड़ा आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, इतनी लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। अब आपको मैं क्या समझाऊंगा, फाउंडेशन आपको पता लग गया कि फाउंडेशन खड़े कर दिए। अब फाउंडेशन करने के लिए मान लीजिए मेरा ये प्लॉट है, अब ये मेरा प्लॉट है जी, ठीक है। अब मैं साइड से देख रहा हूँ, ठीक है जी, मैं साइड से अपने प्लॉट को देख रहा हूँ, ये मेरा प्लॉट है, ये मेरा रोड है। अब मान लीजिए ये मेरा लोगों के मकान बने पड़े हैं जो 4 फीट का है, ठीक है जी, ये ग्राउंड लेवल है, ये ग्राउंड लेवल है, और लोग जो है 4 फीट का डिस्टेंस पे मकान बना रहे हैं, मतलब 4 फीट उठा के मकान बना रहे हैं। अब आपका तो मिट्टी का बेड यहाँ है, अब आपको इतना ऊंचा बनाने के लिए क्या करना होगा, ठीक है। कई जगह 4 फीट पे बना रहे हैं, लेकिन आपका प्लॉट गड्ढे में पड़ा है, बिल्कुल ही यहाँ पड़ा है, तो ये 9 फीट 8 फीट 7 फीट कितना भी गहरा हो सकता है। अब आपको कराना क्या है, इसकी फिलिंग करानी है। अगर ये देखिए 4 फीट है आपका जो प्लॉट का लेवल है अभी करंट पोजीशन में, रोड से 4 फीट अगर नीचे है, तो आप इसमें क्या करो, सीधा फुटिंग डलवाओ जमीन में ही, ये फुटिंग खड़ी होगी, ठीक है जी। अब फुटिंग जब खड़ी हो जाएंगी, आप इसमें सीधा मिट्टी भरवा दो। ये मिट्टी मैंने भरवा के इसको पहुंचा दिया 4 फीट पे, ठीक है जी, मिट्टी भर गई। अब यहां पर मेरा बीम बनेगा, ये मेरा बीम आ गया, टाई बीम जिसको बोलते हैं, मिट्टी के ऊपर ही डलवा दो। अब टाई बीम आ गया तो यहां पर मेरा बीम 4 और कुछ ये हिस्सा 5 फीट पे आया। लेकिन अगर ये मेरा प्लॉट यहां होता, 9 फुट पे होता, गहरा होता, तो अब मैं वेट नहीं करूंगा इसका कि भाई मैं बीम अब जमीन के ऊपर डालूं, तो ये तो लंबा हो जाएगा बहुत ऊंचा। यानी अगर मैं बेड मेरा यहां पर है और मैं यहां पर बीम डालूंगा, ये तो बहुत ऊंचा हो जाएगा, यानी 9 ये और 4 ये 13 फीट। तो आपको इस कंडीशन में क्या करना होगा, आपको यहां फुटिंग रखनी होगी, कोई दिक्कत नहीं है, रख दी मैंने फुटिंग, ये फुटिंग मैंने रख दी। अब जो 4 फीट ऊपर डाल रहे थे, वो 4 फीट यहां से डालोगे आप एक बीम, और जब ये जमीन से ऊपर आ जाए, जो जमीन से ऊपर का हिस्सा ये था जो 4 फीट वाला, अब आप एक बीम यहां डालोगे इसी कॉलम में, ठीक है, समझ में आ गया होगा। ये 4 फीट जो डिस्टेंस है इसको नहीं बढ़ाना है। अगर मैं इसको बीम को नहीं डालता, मान लीजिए अगर मैं इस बीम को नहीं डालता हूं और मैं सीधा ऊपर वाला बीम डालता हूं, तो 9 तो ये हो गया और 4 ये हो गया, 13 फीट। फिर ये लोड जो होगा ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा ढंग से, ये कमजोर रह जाएंगे पैर। इसलिए आपको बीम जो है वो नीचे डालना है, यहां जमीन में डाल देना है, अगर प्लॉट बहुत नीचा है, जो कि बहुत कम चांसेस होते हैं। फिर आप उसमें मिट्टी भराओ, फिर आप उसको 4 फीट जब जमीन से ऊपर आ जाए, फिर उस पर टाई बीम डालोगे। ये चाहे आप 9 बाई 9 का ही डाल देना, लेकिन ये कैलकुलेटेड होके डलेगा आपका ये वाला बीम। तो फाउंडेशन का समझ में आ गया कैसे बीम डलेगा। अब आप बेड लेवल पे पहुंच गए हो। अच्छा, अब इससे पहले मैं आपको ये भी समझाता हूं कि जब आप फाउंडेशन डलवा रहे हो तो सरिया कौन सा इस्तेमाल करें, कंक्रीट कौन सा इस्तेमाल करें, आपको कैसा सीमेंट यूज करना है। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं आपको बताऊंगा। देखो, पहली चीज ये है कि सीमेंट जो होगा उसमें घबराने की जरूरत नहीं है कि भाई कौन सा सीमेंट यूज कर लिया। आप जेके लक्ष्मी लो, आप अंबुजा लो, आप अल्ट्राटेक लो, कोई भी लो, लेकिन आपको इसमें ओपीसी ग्रेड का यूज करना है, ओपीसी 43, ठीक है जी। आपको 43, 33, 53 दुनिया भर के मिलेंगे, लेकिन आपको जो यूज करना है वो 43 ग्रेड यूज करना है। कंक्रीट आपकी डल गई। सरिये की बात करते हैं। सरिये जो होते हैं, 2 तरह के सरिये प्रोवाइडर होते हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। जो प्राइमरी होते हैं ये बिल्कुल फ्रेश आयरन ओर यूज करते हैं, ठीक है जी। ये बिल्कुल जमीन से निकला हुआ नया नया आयरन ओर, जमशेदपुर में जैसे हमारी सेल की फैक्ट्री है, टाटा की जो फैक्ट्री है, तो वो होते हैं प्राइमरी। इसमें हमारे टिस्कॉन, टाटा आयरन एंड स्टील, उसके बाद हमारी सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, और कुछ आजकल और भी आ गए हैं, जैसे
एक हमारा अभी जो आया जिंदल वालों का भी आ चुका है, और राठी वालों का भी कुछ कुछ है, ये बहुत कम लेवल पे बनाते हैं 350D। तो ये वाला आप जो है ग्रेड का अगर मिल रहा है तो टाटा का लगा लो, सेल का लगा लो, लेकिन ये थोड़ा महंगा पड़ेगा। अब आते हैं सेकेंडरी वाले पे। ये होते हैं थोड़े से जो आपका स्क्रैप से बने होते हैं, स्क्रैप का जो सरिया होता है। अब वो TMT थोड़ा सा मिलावट होती है इसमें, डक्टिलिटी और मेलेबिलिटी हल्की होती है, लेकिन फर्क इतना आता है कि अगर इसका सरिया चलेगा 60 साल तो इसका चलेगा 55 साल। यूँ नहीं है कि भाई इसका 60 साल चलेगा, ये 20 साल में टूट के हाथ में आ जाएगा, वो चीज़ नहीं होने वाली है। तो घबराने की जरूरत नहीं है। पैसे का 18 लाख का अगर बजट है, 20 लाख का बजट है, तो सोच समझ के अपना यूज़ कर लो। अगर ज़्यादा दिख रहा है ऊपर तो इसको यूज़ कर लो, अगर लग रहा है कि यार कम ही कवर्ड एरिया है, पैसे ज़्यादा हैं, तो इसको यूज़ कर लो। ठीक है, ये सोचने की जरूरत नहीं है कि इससे मकान टूट जाएगा, बिखर जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, अर्थक्वेक आ जाएगा, कुछ नहीं होगा। सरिये को आपको पता लग गया, सीमेंट 43 ग्रेड का यूज़ करना, चाहे कोई भी ब्रांड का यूज़ कर लो, सारे ISI मार्क होते हैं, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। बस बशर्ते आपको ध्यान ये रखना है वो सफ़ेद गट्टे का होना चाहिए, पीले गट्टे का नहीं होना चाहिए। 43 ग्रेड का सीमेंट यूज़ करना है। तो सीमेंट आपको पता लग गया, कंक्रीट आपको पता लग गई कैसे यूज़ करनी है। RCC रेनफोर्स कंक्रीट सीमेंट डाल दिया आपने, बीम वगैरह, कॉलम खड़े हो गए। अब बात करते हैं कि अब मुझे मेरा कॉलम खड़े हो गए, अब मुझे मकान बनाना है। मकान बनाने के लिए अब आप सोचोगे कि यार AAC ब्लॉक यूज़ करूं या रेड ब्रिक्स यूज़ करूं। बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न है, मैं क्लियर कर देता हूं। देखो AAC ब्लॉक जो होते हैं, इसके हमें बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिलते हैं। इसके हमें इतने बेनिफिट मिलते हैं कि ये ना तो हीट को पास होने देता है, ना ये पानी को पास होने देता है, ना ये साउंड को पास होने देता है, हल्का भी होता है, डेड वेट बहुत कम होता है। और जो रेड ब्रिक्स होती हैं, रेड ब्रिक्स खूब भारी होती हैं, खूब महंगी होती हैं, और खूब गर्म होती हैं। ठीक है, साउंड खूब ट्रेवल होती है, खूब सीलन आती है। आपको क्लियर हो गया कि कौन सा बढ़िया है। लेकिन इनमें एक दिक्कत है, थोड़ी सी दिक्कत ये है कि अगर आप मकान बना रहे हो RCC पे, यानी आप अगर मकान बना रहे हो पूरा फ्रेम स्ट्रक्चर, तो आप यूज़ करोगे AAC, इसको यूज़ नहीं कर सकते। मैं थोड़ा उल्टा बोल गया। अगर आप फ्रेम स्ट्रक्चर बना रहे हो तो आप दोनों यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर आप लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर बना रहे हो तो लोड बेयरिंग में आप ये यूज़ नहीं कर सकते, आपको ये यूज़ करनी पड़ेगी। तो अगर गाटर पत्थर पे मकान बना रहे हो तो ये यूज़ करो, और अगर RCC पे बना रहे हो तो दोनों यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अब आपको दोनों में से कैसे डिसीजन लेना है कि कौन सा यूज़ करना है। AAC ब्लॉक का जब इस्तेमाल करिए जब आप कम से कम 2 मंजिल बना रहे हो या 2 से ज़्यादा बना रहे हो। ठीक है, अगर आप सिंगल ग्राउंड फ्लोर बना रहे हो तो AAC ब्लॉक रहने देना, फिर आप रेड ब्रिक्स ही यूज़ कर लेना। क्योंकि रेड ब्रिक्स जो होती हैं ये मिट्टी को भी रोकती हैं, और भारी होने की वजह से AAC ब्लॉक पे मिट्टी नहीं रुकती है। तो इसलिए ग्राउंड फ्लोर बना रहे हो तो उसमें रेड ब्रिक्स यूज़ कर लो, भारी होती है तो रोकथाम रख लेती है। फर्स्ट फ्लोर पे आप AAC ब्लॉक यूज़ कर सकते हो, और बड़ी बिल्डिंग होती चली जाएगी तो आप AAC ब्लॉक यूज़ करो, बढ़िया सस्ता पड़ता है, लेबर भी सस्ती पड़ती है। लेबर कैसे सस्ती पड़ती है कि जब आप ठेकेदार बुक कर रहे हो उसको बता दो कि यार AAC ब्लॉक यूज़ करूँगा, वो 200 का रेट रख रहा होगा तो उसको 190 करा लो फिर उससे, ऐसे लेबर सस्ती पड़ती है। ठीक है, अब आपके पास रेड ब्रिक्स भी रेडी होगी। कंस्ट्रक्शन को अब करने से पहले अब आपको एक ठेकेदार बुक करना पड़ेगा, ये मैं बताना आपको भूल गया, लेकिन अब बता देता हूँ। जो ठेकेदार होगा, ये ठेकेदार सबसे ज़्यादा सिर की दर्द करता है हमारे लिए। तो ये ठेकेदार को कैसे आपको बुक करना है, इसको ध्यान कैसे रखना है कि ठेकेदार बढ़िया है कि नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आप अपनी मोटरसाइकिल दौड़ाओ फिर से, फिर जाओ कहीं कंस्ट्रक्शन चल रही है, फिर देखो जो मकान कंप्लीशन की तरफ जा रहे हैं, जो बन चुके हैं ऑलरेडी, बनने वाले हो रहे हैं, उनके पास जाओ। जो चालू हुए हैं उन पे मत जाना, जो बनने वाले हो रहे हैं बिल्कुल, जिनका काम लगभग प्लस्तर पे चल रहा है, वहाँ जाओ, उनसे बात करो कि भाई ठेकेदार कौन है तुम्हारा। वो बुलाएगा उस ठेकेदार को, बोलो उस ठेकेदार से कि भाई क्या रेट है तुम्हारा, बताओ। जो अंडर कंप्लीशन मकान है, यानी जो कंप्लीशन की तरफ जा रहे हैं, वो उसका मतलब ये हो गया ठेकेदार विश्वसनीय है, भागेगा नहीं। जहाँ शुरुआत में ही अगर डिस्प्यूट हो गया, वो मकान लफड़ा हो गया मतलब वहाँ, तो आपको कंप्लीशन वाले ठेकेदार ढूंढने। अब आपको उसके साथ क्या चीज़ें डिस्कशन करनी है इस ठेकेदार से। पहला तो आपको रेट उससे पूछना है कि भाई मेरा ये स्क्वायर फीट है, वो आपसे पूछेगा कितना स्क्वायर फीट है। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर आपका मकान है 100 गज का, 150 गज का, 200 गज का, तो ये 200 रुपया स्क्वायर फीट से लेके 220 रुपया स्क्वायर फीट तक जेन्युइन है। ठीक है जी। अगर आपका मकान है करीब 2500 स्क्वायर फीट का, तो
तो ये लगभग 160 से लेके 200 तक का जेन्युइन है। क्योंकि ज़्यादा एरिया होता है तो उसको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होती है, उसके पैसे ज़्यादा बन रहे होते हैं, इसलिए वो रेट कम कर लेता है। छोटे मकान होते हैं 20 बाई 45 का, इसमें इनको बचता नहीं है ज़्यादा, इसलिए ये रेट बढ़ा के रखते हैं। लेकिन अगर आपके पास आ जाए कोई कि भाई मैं तो 1000 स्क्वायर फीट के 150 रुपये में ही बना देता हूँ आपको, भाई साहब सोच समझ के देना इसको। सस्ते वाले को मैं हमेशा सस्पिशियस निगाहों से देखता हूँ, मुझे सस्ता आइटम विश्वसनीय नहीं लगता। जो ठोक के पैसा लेगा वो ठोक के मकान बनाएगा और उससे आप उम्मीद कर सकते हो। लेकिन जो सस्ते वाले होंगे ना, ये 150 वाले, ये काम बिगाड़ने वाले होते हैं। तो सोच समझ के देखना भाई, मुझे ज़्यादा सस्ती चीज़ें से डर सा ही लगा रहता है, बाकी आप देख लेना, ठीक है। और मैं ये भी नहीं कह रहा भाई चाह कर महंगा कर लो बुक, जब रेट यही चल रहा हो आपके यहाँ और मकान बन चुके हों तो भाई ये भी सही है। लेकिन भाई थोड़ा सा गड़बड़ के चांसेस होते हैं सस्ते वाले, जो सस्ते बोल रहे हैं ना। और आपको अब इसमें क्या चीज़ ध्यान रखनी है, अगर वो बोलता है जी मैं तो 200 लूँगा, अब आपको क्या इंक्लूड कराना है इसमें, इस 200 में आपको, नहीं तो बाद में डिस्प्यूट होंगे। पहली चीज़ आपको क्या इंक्लूड करानी है कि इसमें मुझे लटक बीम इंक्लूडेड होने चाहिए मेरे। ऐसा ना हो कि वो बोले कि लटक बीम के जी मैं अलग से पैमाइश करूंगा और इसके तो पैसे अब अलग से लगेंगे। लटक बीम इंक्लूडेड होना चाहिए, ये पहली कंडीशन आपकी शर्त होनी चाहिए इसके साथ। दूसरी आपको इसके साथ शर्त ये रखनी है कि जो मैं पेमेंट दूंगा इसको एक शेड्यूल के हिसाब से दूंगा, और ऐसा नहीं है कि आज तुम बीड़ी पीने के लिए पैसे मांग रहे हो, कल को पौआ पीने के पैसे मांग रहे हो, ये नहीं दूंगा मैं, अपने हिसाब से दूंगा। और आप हमारा तुम्हारा डिस्कशन होगा पहले कि इस दिन मुझे पैसे चाहिए, उस दिन मैं पैसे दूंगा, उसके हिसाब से काम भी करना है। ऐसा नहीं है कि आपने 10 तारीख बोल दी और 8 से 10 तक छुट्टी है और फिर 10 को आ जाओ पैसे लेने, वो नहीं होगा। तीसरा क्लॉज रखना है इसके साथ डिस्कशन में, और पेनल्टी का, ठीक है जी। पेनल्टी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि भाई मैंने मकान की अगर डेडलाइन 3 महीने रखी है तो ईमानदारी से 3 महीने में बनना चाहिए। 3 महीने का 2 दिन 4 दिन 5 दिन ऊपर हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 3 का अगर 5 हो गया या 4 हो गया पेनल्टी लगाऊंगा भाई, पैसे कटेंगे, उसको डर रहना चाहिए। तो पेनल्टी इसमें इंक्लूडेड होनी चाहिए। अब आपको इंपॉर्टेंट जो सबसे ध्यान रखनी है जो चीज़, वो ये कि ये सारी चीज़ डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए। डॉक्यूमेंटेड का मतलब मैं यूँ नहीं कह रहा आप एफिडेविट बनवा लो या कोर्ट कचहरी के आप रजिस्ट्री करवा लोगे, नहीं, एक कागज़ बनवा लो, सिंपल कागज़ पे सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखवा लो, उसका अंगूठा लगवा लो या साइन करा लो और उसको एडवांस पेमेंट दे दो, 1000 2000 5000, ये लिखित में होनी चाहिए सारी चीज़ें। ये ऐसा नहीं है मुंह जवानी बोल दी और उसने कहा हाँ सीढ़ियाँ इंक्लूडेड हैं, ये सब इंक्लूडेड है, ठीक है। और आप उसको अगर चाहो तो क्या क्या इंक्लूड करा सकते हो इसमें, सरिया जो होगा उसको बांधने का खर्चा ये भुगतेगा ठेकेदार। टूल्स एंड टैकल्स ये सारा ये इसका होना चाहिए, मैं एक बोरी तक नहीं ला के दूंगा, ये बोल देना पहले ही कि कल को मेरे से कहे जी ड्रम ले आओ पानी का, नहीं लाऊंगा मैं कुछ भी, सब कुछ तेरा होगा, हथौड़ी तक तेरी होगी, पानी की बाल्टी तक तेरी होगी, मैं सिर्फ पानी दूंगा, मेरे से कुछ चीज़ मांगने की जरूरत नहीं है। ये टूल्स एंड टैकल्स उसके होने चाहिए, भाड़ा भूड़ा सो जो कुछ भी लगना है, 3 व्हीलर रिक्शा वो सब उसका होना चाहिए। तीसरी चीज़ इसमें आपको इंक्लूड करानी है जो लिंटल की लेबर होगी, यानी जब छत डलेगी उसकी लेबर इसके अंदर होनी चाहिए, सरिया बंधने की लेबर इसमें, शटरिंग की लेबर इसमें होनी चाहिए, ठीक है, शटरिंग की इसमें होगी, टूल्स इसमें होंगे, लिंटल इसी में बंधना है, मतलब लिंटल की जो लेबर आती है जो ट्रक में बैठ के आती है ट्रैक्टर में, वो इसकी होनी चाहिए, सब कुछ इसका होगा। आपको सिर्फ पैसे देने हैं पैमाइश के हिसाब से, नपाई कराओगे, लंबाई चौड़ाई मल्टीप्लाई होगी। अब हाँ, इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है, वो आपसे एक चीज़ के पैसे जरूर लेगा, डबल। अगर आप ये नोट कर लेना, अगर आप स्टेयर्स को जिग जैग बनवा रहे हो, ठीक है, जिग जैग यानी कि लिंटल ही ऐसे चलता है, तो इसमें वो डबल पैसे लेते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई अगर इसका ऊपर से एरिया देखेंगे, लंबाई गुना चौड़ाई, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देगा और उसको अपने रेट से गुना कर देगा, तो ये पैसे आपको उसको देने होंगे। लेकिन वहीं अगर आप स्लैब डलवा रहे हो डायरेक्ट ऐसी, ये जिस पे वो फिर सीढ़ी बनाता है जी ऐसी, ये फिर इसी के अंडर आते हैं, ये हट जाता है फिर इसमें, लेंथ गुना ब्रेड मल्टीप्लाई बाय रेट आपको ये मिल जाएगा। तो ये ध्यान रखना है, ये ठेकेदार से पहले क्लियर होना चाहिए कि जिग जैग टाइप सीढ़ी चाहिए या रैंप वाली सीढ़ी चाहिए,
तो ठेकेदार को कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है जी, टाइमलाइन डिसाइड हो गया, सब कुछ डिसाइड हो गया, पैसे उसको देते रहो, क्योंकि यार उनको भी अपने खर्चे चलाने होते हैं, मजदूर होते हैं। इनका ऐसा नहीं करना चाहिए कि भाई पैसे आज रख लिए और 3 दिन बाद दूंगा और मैं भाग गया कहीं फ़ोन बंद करके, ऐसा नहीं है, काम बंद हो जाएगा। मिस्त्री को टाइमली पैसा देना चाहिए, अगर मिस्त्री टाइमली आ रहा है तो। ठीक है जी, अब आपको ठेकेदार भी पता लग गया, कंस्ट्रक्शन शुरू होगी, ईंट भी पता लग गई, अब मकान बनना स्टार्ट हो गया। अब मकान जब बन रहा होगा तो बनने के समय पे सीलन ना आए, इस चीज़ के लिए आपका स्ट्रक्चरल जो उसने बनाई है डिज़ाइनर ने, जो आर्किटेक्ट ने, उसमें एक गलती ना हुई होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखनी है। वो ध्यान क्या रखनी है वो मैं हर वीडियो में पहले भी मैं बता चुका हूँ। अगर मेरा ये टाई बीम है, ठीक है जी, ये मेरा टाई बीम है जो ग्राउंड के ऊपर आता है, ठीक है, ये मेरा फुटिंग होगी, ये मान लीजिए मेरी फुटिंग है, ठीक है, और मैंने इसमें मिट्टी भरा दी। अब मिट्टी जब मैं भराऊंगा तो मिट्टी जब मैं भराऊंगा इसमें मिट्टी को इस लेवल तक भर के लाना है, यानी 1/2 ऑफ द लेवल ऑफ द टाई बीम। जब मैं इसमें मिट्टी भराऊंगा, यहां तक मेरी मिट्टी भरी होगी, ठीक है जी। अब मेरी जो दीवार चलेगी वो यहां से चलेगी, जो बाउंड्री की दीवार है, कमरों की दीवार है, वो यहां से मेरी दीवार चली, मिट्टी मेरी यहां तक भरी। ये मिट्टी अगर मेरी जिस दिन इस दीवार के कांटेक्ट में आ गई, ये मिट्टी और ये मिट्टी इसके दीवार के कांटेक्ट में आ गई, तो सील जो होगी यहां पर जितनी भी सीलन है, ये सब सीलन यहां ट्रांसफर हो जाएगी और यहां से ऊपर चढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। ये मिट्टी यहां तक कैसा हो कि मैं इसको रास्ता ही ना दूं, उसके लिए मुझे क्या करना होगा कि मुझे ये मिट्टी जो होगी वो मुझे आधे तक भरें, आधे तक। अब आप कहोगे कि आधे तक भर दी और आधे में क्या भरूं? अब इस आधे में कंक्रीट भरनी है आपको। कंक्रीट भर दिया आपने इसमें, ये कंक्रीट को मैंने यहां से दर्शा दिया, ठीक है, ये कंक्रीट मैंने भर दी। इसके ऊपर से फिर आपकी ईंटें स्टार्ट होगी या आपकी टाइल स्टार्ट होगी, ये आपका टाइल वाला एरिया हो गया। तो मिट्टी को कभी भी यहां तक नहीं बनाना है, ठीक है। मिट्टी अगर आपने यहां तक भरा दी तो मिट्टी तो कांटेक्ट में आ जाएगी, फिर सीलन कोई नहीं रोक पाएगा। तो सीलन रोकने के लिए मिट्टी को आधे बीम तक भराओ, उसके बाद कंक्रीट भराओ 3 इंच 4 इंच, और अगर ये मान लीजिए 9 इंच का है तो 4.5 इंच आएगा। 4.5 में से 3 इंच भरा लो, 1.5 इंच आपका टाइल जब लगाता है तो उसमें आ जाती है। तो जब कंक्रीट बीच में आ जाएगी तो यहाँ से मॉइस्चर यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, टाई बीम को बिल्कुल फ्लोर लेवल पर डालना है, उसको कभी भी नीचे नहीं डालना है। बहुत से लोग आपसे कहेंगे, मिस्त्री कहेगा आपसे कि भाई सर ये टाई बीम को इतना ऊपर डालने की जरूरत क्या है? अगर आपका मकान फुटिंग यहाँ से आ रही है नीचे से और ये 4 फुट वाला लेवल है, तो वो कहेगा आपसे यहाँ डाल लो जी बीम को, ठीक है, वो कह देगा ज़मीन में डाल लो, मिट्टी भर लो इस पर, फिर यहाँ टाई बीम आ जाएगा, यहाँ आपकी दीवार चालू हो जाएगी। अब मिट्टी यहाँ भी भरी, यहाँ भी भरी, अब मिट्टी तो दीवार के सीधा कॉन्टैक्ट में आ गई ना, तो मॉइस्चर तो यहाँ ट्रांसफर हो गया सारा। क्या होता अगर मैं इसको इस तरीके से बनाता, ये मेरा प्लॉट, ये टाई बीम यहाँ की बजाय मैंने यहाँ डाला होता और मैं ये मिट्टी भरता हुआ लेकर आता यहाँ तक, उसके बाद मैंने यहाँ पे कंक्रीट भरी होती और उसके बाद मैंने दीवार बनाई होती, तो मिट्टी को मैं आधे बीम तक लेकर आता और बीम को मैं 4 फीट वाले लेवल पे लेकर आता। इसने डाल दिया 4 फीट से नीचे, ये देखो 4 फीट वाला लेवल ये है, इसने 4 फीट से नीचे डाला है और मैंने 4 फीट पे डाला है। तो समझदारी इसको बोलते हैं, ना कि इसको। तो ये कभी भी बेवकूफ़ी आपको नहीं करनी है। अगर ये बीम नीचे डाल दिया तो आपके सीलन आएगी, और अगर ऊपर डाला तो सीलन नाम की कोई चीज़ नहीं आएगी, ठीक है जी। अब अगली बार आप नहीं पूछोगे भाई सीलन को कैसे रोके, सीलन को यहाँ से रोकना बुद्धि लगा के। आर्किटेक्ट नहीं बता रहा इस बात को, तो मेरी इस वीडियो को ध्यान रखना। बीम का पता लग गया, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुकी है। अब आप बात करोगे चौखट की, कि चौखट कौन सी यूज़ करनी है। चौखट कौन सी यूज़ करनी है, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और यहीं पर आपको ध्यान रखनी होंगी, क्योंकि बीम डल गया, अब चौखट चाहिए। चौखट जो होंगी आपको गैल्वनाइज्ड आयरन की यूज़ करनी है। गैल्वनाइज्ड आयरन की जो चौखट होती हैं वो 14 गॉज में लेके आनी है आपको। ये पता करो अपने आसपास में गैल्वनाइज्ड आयरन की कौन चौखट बना रहा है। लकड़ी की यूज़ मत करना। लकड़ी की एक चौखट पड़ती है 20,000 की, मेरे पूरे घर में 3,000 से 4,000 में चौखटें चढ़ जाती हैं। तो मतलब 3,000 की एक चौखट, तो अगर 30,000 में पूरे घर की चढ़ रही हैं, वो 30,000 में 2 ही चढ़ती हैं। तो आप समझ रहे हो कितना डिफरेंस आएगा। आप इसमें 80% कॉस्ट कटिंग कर लोगे, 80%। जहां आपकी 2 लाख की ये चौखटें चढ़ रही होती, वहां आपकी 30,000 में काम हो जाएगा।
तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, गैल्वेनाइज्ड आयरन की ना गलती है, ना सड़ती है, ना कोई दिक्कत आती है, सीधा पेंट करो और बढ़िया चमाचम रहती है। और लकड़ी के में दीमक लग गई तो दिक्कत, गल गई तो दिक्कत, और उसमें बेकार ही रहती है। पेंट कराओ, मेंटेनेंस कराओ, रेशे उखड़ जाते हैं। गैल्वेनाइज्ड आयरन की होगी। अब आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है, मेरे को अगर मकान बनाना है तो बाउंड्री वॉल को मैं पहले उठाऊंगा, ठीक है। ये अगर बाउंड्री वॉल है और ये अंदर की वॉल्स हैं, ठीक है, ये मैं टॉप व्यू की बात कर रहा हूँ, ये मैं ऊपर से देख रहा हूँ। तो बाउंड्री वॉल्स को पहले बना लो। बीम डल चुके हैं, ये नीचे वाले बीम, ये ऊपर वाले बीम। तो बीम ऊपर वाले डाल लो, नीचे वाले डाल लो, कॉलम खड़े कर लो। ये इंटरनल वॉल्स को बाद में बनाना। लोग क्या करते हैं, ग्राउंड फ्लोर भी बनानी है और फर्स्ट फ्लोर भी बनानी है, तो वो क्या करते हैं, बाउंड्री वॉल कर ली, अंदर की वॉल कर ली, चौखटें खड़ी कर ली, टाइल लगा दो पहले, फिर देखेंगे फर्स्ट फ्लोर को। टाइल लगा दो पहले। जब टाइल लगती हैं, जब तक ये सारा बजट खत्म हो लेता है, ऊपर के लिए लोन लेना पड़ जाएगा फिर। तो ये सब झंझटों से बचना चाह रहे हो तो पहले फ्रेम को बना लो। फ्रेम यानी टाई बीम, फुटिंग, बाउंड्री वॉल्स बना लो, ठीक है। उसके बाद ये ऊपर वाला बीम, जब ये बन जाए उसके बाद लिंटल आप इस पर डलवा लो, ठीक है जी। ये फ्रेम खड़ा हो गया आपका। जिस दिन ये फ्रेम खड़ा हो जाए, ये फ्रेम आपका स्ट्रक्चर है तो फ्रेम खड़ा हो गया, अब इसमें भरा लो एएसी ब्लॉक। मेरे से कोई बहस कर रहा था उस दिन, कह रहा था जी भाई ये तो जब भी लगनी है, जब भी लगनी है। अरे भाई ये जब नहीं लगी होंगी तो कम से कम ये तो रहेगा कि भाई मेरा फ्रेम खड़ा हो गया, अब मैं एएसी लाऊं या ईंट लेके आऊं। अब जब, लेकिन अगर उसने ये बनवा लिया अंदर की इंटरनल वॉल्स, तो उसमें बोलेगा यार जब ये बनी गई हैं तो इसमें टाइल भी लगवा लूँ, फिटिंग भी करा लूँ, विंडो भी खड़ी करा लूँ, अभी सब कुछ करा लूँ, और जब तक ये लिंटल पे पहुँचता है तब तक पैसे खत्म हो लेते हैं, बजट खराब हो जाएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, फ्रेम खड़ा कर लोगे तो ये तो रहेगा भाई छत डल चुकी है यार, आज है पैसे तो ठीक है बनवा लिया अंदर का बाथरूम, नहीं है पैसे तो अगले साल बनवाएंगे, छत तो डल गई ना। तो ये इंपॉर्टेंट होता है, फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। अब अगले स्टेप पे चलते हैं भाई। अगला स्टेप है कि भाई मेरा मकान अब लिंटल पे पहुंच गया है, ठीक है, लिंटल डलना स्टार्ट हो गया। लिंटल डलने के दौरान आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। उसमें यह ध्यान रखना है कि अगर मेरा ये फ्लोर प्लान बताया था आर्किटेक्ट ने कि ये रूम है, ये रूम है और ये मेरा एक टॉयलेट है, ठीक है जी, ये टॉयलेट है। अब आपको क्या ध्यान रखना होगा, ये क्लियर हो गया कि ये टॉयलेट बनेगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा आपको साइड व्यू से समझाता हूँ। साइड व्यू से देखिए, यानी छत की हम बात कर रहे हैं। ये मेरा रूम की छत है, ठीक है, ये रूम की छत है, ये स्लैब है रूम की, ये नीचे वाली स्लैब है, यानी ये ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर की ये स्लैब डली है, ठीक है, ये स्लैब डल चुकी है। और इसका फर्स्ट फ्लोर का ये बाथरूम आ रहा है इस रूम के बराबर में ही। ये ऊपर का टॉप फ्लोर का मैं बात कर रहा हूँ, ग्राउंड फ्लोर पे भी ऐसा ही होगा, फर्स्ट फ्लोर पे भी ऐसा ही होगा। तो यहाँ भी उसका बाथरूम था, ये बाथरूम था। अब जब इसकी छत डलेगी, अगर आपने इसकी छत यहीं डलवा दी, इसी के साथ डलवा दी ये छत भी, तो दिक्कत क्या आएगी, इस कमरे के लिए जब आप बाथरूम बनाने जाओगे तो इसमें पाइप चलते हैं, ये मैं गुलाबी से दिखाऊंगा, ये पाइप चलते हैं, ये पाइप है जो टॉयलेट की सीट के साथ लगेंगे पाइप। अब जब ये पाइप आएंगे इसमें फ्लोर में, तो आपको इसको कवर करने के लिए इसको ढकना पड़ेगा टाइलों से। अब देखिए इसका फ्लोर लेवल ये है x और इसका फ्लोर लेवल हो गया ये y, यानी ये जो 6 इंच बढ़ गया। अब आप अगली बार कमरे से जब भी जाओगे बाथरूम में चढ़ के जाओगे, जो कि एबनॉर्मल सिचुएशन होती है। इसके लिए आपको करना क्या चाहिए था, इसके लिए ये करना चाहिए था कि जिस समय पे आपका कमरे का लिंटर डल रहा था, ये कमरे का जब लिंटर डल रहा था, उससे 1 फीट नीचे बाथरूम का लिंटर डलना चाहिए, ठीक है जी। और यहां पर भी आपको इस तरीके से डलवाना है, यानी आरसीसी की वॉल्स ना होनी चाहिए साइड की, जिससे कि यहां से लीक ना करे, ऐसे डलेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं संकन स्लैब, संकन स्लैब, संकन स्लैब। तो संकन स्लैब जो होती है वो थोड़ा सा इससे नीचे होती है, यानी अगर इसका डिफरेंस देखोगे तो 9 इंच का ये दिख गया, जैसे ये भी बाथरूम है, ये भी बाथरूम है, ऐसे ही इसका आ जाएगा नीचे संकन स्लैब, ठीक है। तो इसके ऊपर कभी बनाओगे तो उसको बाथरूम बनाने में तकलीफ नहीं आएगी।
तो संकन स्लैब का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा हो तो भाई मेरी वीडियो है, वहाँ से समझ सकते हो। मैंने बाई प्रैक्टिकल समझाया बिल्कुल। वहाँ से भी समझ में ना आए तो भाई गूगल सर्च कर लेना, नहीं तो अपने आर्किटेक्ट से पूछ लेना। आर्किटेक्ट नहीं बताएगा इस चीज़ को, वो तो फ्लोर प्लान में दिखा देगा ऐसे ही। ये आपको ध्यान रखना है। तो संकन स्लैब बनेगा तो अब क्या होगा, यहाँ पर टॉयलेट की सीट आ रही है तो इसके पाइप जो होंगे वो यहाँ ट्रैवल कर जाएंगे। पाइप, अब पाइप को जब आप कवर करोगे तो ये इसके लेवल में आ जाएगा, तो टॉयलेट में चढ़ के नहीं जाना पड़ेगा, बराबर में ही ऐसे ही चढ़ जाओगे। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, संकन स्लैब का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब हम अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। कॉन्सेप्ट गुरु को आज सारे कॉन्सेप्ट समझाने पड़ेंगे। ठीक है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं चाह नहीं रहा कि 2 पार्ट्स में बनाऊँ, मैं चाह रहा हूँ एक ही पार्ट में बनाऊँ। ठीक है, चाहे बड़ी बने कोई दिक्कत नहीं है, पर वीडियो एक ही बनाऊँगा मैं। अब आप ऊपर चढ़े, आपने देखा कि भाई मेरा संकन स्लैब भी बन गया, सब कुछ बन गया। अब आपको ध्यान क्या रखना है इस कंडीशन में, आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है। शटरिंग आपको जो खोलनी है, शटरिंग से पहले चलते हैं लिंटल में कौन सा सीमेंट यूज करना है। देखिए लिंटल का जो सीमेंट होगा, लिंटल में जब सीमेंट डलेगा तो आपको वही ओपीसी पे नहीं जाना है, आपको जाना पीपीसी पे। इस पीपीसी का मतलब क्या होता है, ये पोर्टलैंड सीमेंट होता है एक तरह से, और ओपीसी जो है ऑर्डिनरी वाला होता है। ठीक है भाई, मेरी याददाश्त थोड़ी सी कमज़ोर होती जा रही है आजकल, दौड़ ज़्यादा लगा रहा हूँ। तो पोजोलेना पोर्टलैंड सीमेंट इसको बोलते हैं, और ये हमारा ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट होता है। इसकी सेटलिंग टाइम जो होती है वो फास्ट होती है और ये थोड़ी स्लो होती है। लेकिन भाई जो चीज़ बहुत तेज़ होती है ना, जो भी चीज़ बहुत तेज़ होती है उसमें थोड़ी दिक्कतें होती हैं। ठीक है, वो तेज़ इंसान भी अगर होगा तो भी दिक्कतें करेगा। तो जो फास्ट जो चीज़ें होती हैं उसमें क्या आते हैं, हनी कॉम्स आ जाते हैं। यानी जब लिंटल खुलेगा तो आप देखोगे दरारें हल्की हल्की दिखेंगी, घबराने की जरूरत नहीं है। वो दरारें जो होती हैं वो उसका प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि इसमें हीट ऑफ हाइड्रेशन होती है। जो हीट ऑफ हाइड्रेशन होती है, यानी सीमेंट को जब केमिकली अगर समझा जाए तो इसमें से हीट निकलती है। अब उस हीट के दौरान सिकुड़ती है चीज़ें, मॉलिक्यूल सिकुड़ते हैं, तो ये हेयर कॉम्स बनने लाजमी हैं। पीपीसी जो है वो स्लोली बहुत धीरे 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 सेटल होता है, और जो चीज़ धीरे धीरे सेटल होती है तसल्ली बख्श होती है, तो उसके बेनिफिट ज़्यादा मिलते हैं, वहाँ हनी कॉम्ब कम मिलते हैं। पानी का जो रिसाव है, यानी अगर ये मेरा स्लैब है, आधी मेरी अगर ओपीसी है और आधा मेरा पीपीसी है, और ऊपर से बारिश पड़ रही है, ठीक है, तो ये पानी जो होगा ये यहीं रुक जाएगा, क्योंकि इसके अंदर जो कंटेंट है वो वाटर रिपेलेंट होते हैं। इसके अंदर से वो जाएगा और हल्का हल्का सा यहाँ आपको नमी दिखाई देगी। तो इससे अगर बचना है तो आपको ये यहाँ पीपीसी है, ये ओपीसी है, तो आपको अगर इससे बचना है तो आपको पीपीसी सीमेंट। अब पीपीसी सीमेंट का येलो कलर का कट्टा होता है, ये याद रखना, और ये आपको किसी ग्रेड में नहीं मिलेगा। अगर जहाँ ग्रेड की बात आ गई यानी ओपीसी, जहाँ ग्रेड नहीं है वो पीपीसी, और कट्टा पीला होगा, इसका कट्टा वाइट होगा ओपीसी का। तो पीपीसी का कट्टा यूज़ करना है। और इसमें भी फिर कौन सी ब्रांड यूज़ कर लेनी है, मैं हालांकि आपकी जेब के बारे में तो क्या कहूँ, लेकिन अगर मैं होता आपकी जगह तो मैं अल्ट्राट्रैक, वेदर गार्ड और अंबुजा कवच, और तरह तरह के चल रहे हैं दुनिया भर के, ढूंढ लेना। मैं इसको ज़्यादा प्रेफरेंस देता, अल्ट्राटेक वेदर गार्ड को। तो ये वाला यूज़ करोगे, पीले कट्टे में आता है। और एक एएसी गोल्ड का भी आता है कोई, उसका भी पता कर लेना, ये भी अच्छा है। इसको 2nd नंबर की प्रेफरेंस दूंगा, इसको 1st, और अंबुजा कवच को 3rd। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, लेंटल इस सीमेंट से डलवाना है। अब लेंटल भी डल गया, इसको खुलवाने की बात करेंगे। अब जब लेंटल डल ही गया है तो ऐसा तो है नहीं कहीं मकान कहीं भाग जाएगा, आप ही का ही आप ही रहोगे। तो ऐसी जल्दबाजी मत करोगे भाई कल ही खोल देगा इसको, परसों खोल देगा इसको, 10 दिन में खोल देगा इसको, कहीं भागा जा रहा हम क्या मकान। 1.5 साल लगते हैं मकान बनने में, 1 साल तो लगती है। तो पड़ा रहने दो यार, और कंस्ट्रक्शन करा लो उस पर, जल्दबाजी नहीं करनी है। पीपीसी अगर आप यूज़ कर रहे हो तो कम से कम इसको 21 डेज के लिए इसकी क्योरिंग करनी है आपको। पॉन्डिंग से भी कर सकते हो, ठीक है। पॉन्डिंग में क्या करते हैं, मिट्टी लगा के उसमें पानी भर देते हैं। मैं इसको ज़्यादा बढ़िया नहीं मानता। मैं आपसे कहूँगा कि आप क्या करो, स्प्रिंकल्स यूज़ करो। आप बोरियों से उसको ढको, लिंटल को पूरे में बोरियां बिछाओ और उस पर स्प्रिंकल करो, हाइड्रेट करो उसको, ठीक है। एयर का कंटेंट भी आना चाहिए, तब आप देखोगे कि आपकी स्ट्रेंथ बहुत मजबूत आएगी।
पॉन्डिंग कर सकते हो, शुरुआत में कुछ दिन पॉन्डिंग कर दो, उसके बाद स्प्रिंकल करो वाटर को, लेकिन करना रेगुलर है। ऐसा ना हो कि आप उसमें धूल मिट्टी और ऐसे खुला छोड़ दिया, धूप पड़ रही है, चटक जाएगा। उसलिए फिर आपको पॉन्डिंग कर लो। फिर भाई नहीं है टाइम तो पॉन्डिंग कर दो। मैं ये नहीं कह रहा ये बेकार होती है, ये अच्छी चीज़ है, लेकिन इससे भी बढ़िया अगर ऑप्शन है तो उस पर जाओ। ठीक है, बोरियाँ लगाओ। और यही चीज़ बोरियाँ जो लगाने वाला काम है ये आपको अपने कॉलम पे भी करनी है, फुटिंग पे भी करनी है। बोरियां लगा के रखो, पानी का छिड़काव कराते रहो, सुबह भी शाम को भी, सुबह भी शाम को भी, फिर देखोगे इसकी स्ट्रेंथ लाजवाब आती है। तो आपको ये वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। ठीक है, अब आपका लिंटल खुलना है 21 दिन में, और 14 दिन में खोल सकते हो। अगर मान लीजिए आपके यहाँ ओपीसी ग्रेड ही मिल रहा है, पीपीसी मिल नहीं रहा है, तो भाई सफ़ेद अल्ट्राटेक 43 ग्रेड यूज़ करो और सीधा लिंटर डलवाओ, और 14-15 दिन में 2 हफ्ते में लिंटल खुलवाओ। अब मकान में प्लास्टर पे आ जाते हैं। अब आपका नंबर आ गया प्लास्टर का। अब प्लास्टर के दौरान आपको क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। देखिए, जो ये मेरा कॉलम था और ये मेरी कोई दीवार थी, ठीक है। अब जो ये दीवार और कॉलम है, इसके बीच में थोड़ा सा ना गैप दिखाई देगा आपको, और इस गैप को मतलब ये नॉर्मल है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका इसके साथ कोई लेना देना है नहीं। लोड आएगा इसके ऊपर, इस पर तो कुछ आना ही नहीं है। एसी ब्लॉक वैसे ही लगेंगे खामखा। ये आपका दूसरा बीम है ही ऊपर, तो ये बीम के नीचे दीवार लगे ना लगे तो कौन सी दिक्कत आ जाएगी। मैं तो कह रहा हूँ ये दीवार होती भी नहीं तब भी कोई दिक्कत नहीं थी। बहुत से लोग कहते हैं ना कि भाई दीवार कमज़ोर रहेगी। भाई मैं कह रहा हूँ अगर इसकी एक रेप्लिका ले लेते हैं। मैं एक शॉपिंग मॉल में गया, शॉपिंग मॉल में आपने देखा होगा ना, एक ये लिंटल पड़ा हुआ है शॉपिंग मॉल का, और एक रैंप बना होता है जिसमें से गाड़ियाँ जाती हैं नीचे। ठीक है ना, ये गाड़ी है जो रैंप के दौरान चलती है। यहाँ तो कोई दीवार नहीं है, ये तो फिर गिर ही जाता शॉपिंग मॉल। समझ रहे हो बात। तो इसके नीचे कुछ है या नहीं है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके नीचे कुछ है कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लोड आएगा सिर्फ इस पे और यहाँ से इस पे आएगा और इससे फुटिंग में चला जाएगा। इस पे तो कुछ है ही नहीं लोड। ये हटा दो, तोड़ के फेंक दो, कौन सा फर्क पड़ रहा है। ये कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इससे। ठीक है, तो आपको ध्यान ये रखना है कि इस पे आप एसी यूज़ करो, सस्ते से सस्ता सॉल्यूशन, हल्का सॉल्यूशन, कोई वजन इसमें आना नहीं है। अब ये जो गैप है, इस गैप की मैं बात कर रहा था, ये जो गैप है ये बीच में आएगा। अब इसको कैसे आप कराओगे। कॉक मैश आती है, मुर्गा जाली कहते हैं इसको। ये मतलब एक परफोरेटेड जाली होती है जिसमें बहुत सारे छेद होते हैं। ठीक है जी, आप क्या करोगे, जाली को यहाँ से और यहाँ तक इस जाली को लगवाओगे, कवर हो गया जाली से। अब इस पर प्लास्टर आप करवाओगे ऐसे, तो ये जो दरार थी ये कभी नहीं आएगी। अगर आपने ये नहीं कराया तो ये दरार ट्रैवल करेगी और ये दिखाई देगी। घबराने की तो उसमें भी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन दिखती है, अच्छी नहीं लगती। इसलिए मुर्गा जाली यूज़ करनी है जहाँ पर भी आपके कॉलम और दीवारों के जॉइंट्स बन रहे हैं। ठीक है, कील से ठुक जाता है वो, सर्च कर लेना, और उसके ऊपर फिर पेंट करा, ये प्लास्टर करा जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रख लेनी है। प्लास्टर में आपको क्रैशर का यूज़ करना है। कोशिश ये करो रेत का इस्तेमाल कम से कम करो। क्रैशर की ही आप बॉन्डिंग को मजबूत मान के चलना। उसमें थोड़ा मॉइस्चर का कंटेंट भी कम ट्रैवल करता है एज़ कम्पेयर टू सैंड। तो आपको अब प्लास्टर भी क्लियर हो गया। अब प्लास्टर के बाद पहुँचते हैं मकान के उस हिस्से में जहाँ जिस हिस्से में प्लम्बिंग करानी है, इलेक्ट्रिकल के सिस्टम बनाने हैं। देखिए, इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताऊँगा। जब आप प्लानिंग कर रहे हो ना, तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि कहाँ पर मेरा टैंक आएगा, कहाँ पर मेरे टॉयलेट के टैंक आएंगे, मैन होल्स खाएंगे, ये पहले पता होना चाहिए, नहीं तो दिक्कत आएगी। और प्लम्बर को मकान बनाने से पहले आपको बुला के लेके आना है। प्लम्बर को पहले पता होना चाहिए कि कहाँ बीम्स में से पाइप निकलने होंगे। अगर एक बार बीम डल गया और फिर उसकी खोदा खादी करी, तोड़ फोड़ करी, तो बीम टूटते नहीं है इतनी आसानी से, ना वो स्ट्रेंथ रहती। तो प्लम्बर को पहले बुला लाओ कि भाई मेरा बीम डलेगा आज के दिन, ग्राउंड वाला टाई बीम, भाई पहले कर ले जो कुछ करना है, बाद में नहीं कराने दूंगा मैं। जब आपका ग्राउंड का बीम डले, उसमें तो इतना अर्जेंट यूँ नहीं है, क्योंकि वो ज़मीन में से भी खोद के निकाल सकता है। लेकिन अगर फर्स्ट फ्लोर का जब बीम डल रहा है, टाई बीम, फिर आपके पास ऑप्शन नहीं बचेगा। इसलिए उसको छत डलने से पहले प्लम्बर को बुलाओ, और प्लम्बर आपसे कहेगा यार ये पहले नीचे डलवा लो बीम को, क्योंकि उसको काटना नहीं पड़ेगा। तो बोलो भाई काटने से तू भी बच जाएगा, मेरे को कटवाने से बच जाऊंगा, तो तू पहले ही आ जाना। तो वो पहले ही वो आके अपना जो है जहाँ से पाइप निकलना होगा वहाँ सॉकेट वगैरह लगा के रास्ता बना के दे देगा। आप कंक्रीट डलवाओ, उसको वो बोरी निकालनी है, उसमें से अपना पाइप निकाल देगा। काटना पीटना ये सब बहुत महंगा जॉब है भाई, और ना वो स्ट्रेंथ आती फिर।
तो प्लम्बर को इतना नज़रअंदाज मत करना, पहले बुला लेना छत से। इलेक्ट्रीशियन को भी पहले बुलाना है, इलेक्ट्रीशियन से पहले बोल दो कि भाई मुझे यहाँ यहाँ सॉकेट चाहिए। आपको मैंने कहा था विजुलाइज करना है, मैं बेड पे सो रहा हूँ, मुझे उठते ही चार्जर चाहिए मोबाइल का, तो यहाँ मेरा चार्जर का पॉकेट होना चाहिए, सॉकेट। ठीक है जी। किसी को बाथरूम में अगर मोबाइल चलाने का शौक है ऐसे मेरी तरह के, तो टॉयलेट की सीट के पास भी एक सॉकेट अरेंज करवा लेना कि भाई यहीं चार्ज करता रहूँगा, यहीं बैठ कर टाइम पास करता रहूँगा। हर चीज़ को प्लान करना है, एंजॉय करना है लाइफ को। तो ठीक है, तो कोई शर्म की बात नहीं है इसमें। ये सारी चीज़ें जब आपको समझ में आ गई तो आपको एफिशिएंटली काम कराने में आसानी होगी, और फालतू के जो फटीक हैं उनसे भी बच जाओगे कि भाई यहाँ भी सॉकेट दे दिया, वहाँ भी सॉकेट दे दिया। अनप्लैंड है, अनप्लैंड सॉकेट के हिसाब से जब जोड़ते चले जाओगे लाखों में खर्चा बैठ जाएगा। तो प्लान्ड चीज़ें बनानी है, जितनी प्लानिंग उतना बढ़िया। ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं। मकान का प्लास्टर भी हो गया, स्ट्रक्चर भी खड़ा हो गया, फिलिंग भी होगी, टाई बीम भी हो गया। अब हम आते हैं उसकी प्लम्बिंग पे। तो कोशिश ये करनी है प्लम्बिंग में कि मैं पाइप्स जो हैं उनको ओपन डालूं, ना कि हिडन डालूं। ये ओपन पाइप्स इंपॉर्टेंट इसलिए होते हैं कि कल को कोई लीकेज आती है दीवार में तो आप अरेस्ट नहीं कर पाओगे, पूरी दीवार तोड़नी पड़ जाएगी। तो इसलिए इनको ओपन की कोशिश करो। अब आप कहोगे यार ओपन तो दिखेंगे, बुरे लगेंगे। नहीं, आपको क्या करना है, मकान के अंदर जहां पर भी आपको शाफ्ट मिल रही हो, शाफ्ट या ओपन टू स्काई या कोई कोर्टयार्ड या कुछ, या बैक साइड में, पाइप को वहां से नीचे उतारो, लेकिन कोशिश करो ओपन दिखें। सामने से नहीं दिख रहे भाई, पीछे से दिख रहे हैं, क्या दिक्कत है, ओपन लाओ उनको। ठीक है। अगर लग रहा है कि भाई ओपन के बाद भी मेरे पास जगह ऐसी दिख रही है, कोई दीवार ऐसी दिख रही है, वहां से उतार सकते हैं तो वहां से उतार लो, लेकिन ओपन में आपको फ्रीडम रहेगी मेंटेनेंस की। तो पाइप्स को ओपन लाओ, शॉर्टेस्ट पाथ रूट अपनाओ कि टैंक मेरा यहाँ आएगा छत पे, तो यहाँ से मेरा शॉर्टेस्ट पाथ ये रहना चाहिए, तो पाइप कम लगेगा। प्लानिंग करनी है। तो प्लानिंग हो गई, सब काम हो गए, गड्ढे खुद गए, सीधा बाहर ले आए उसको। अच्छा प्लम्बर यूज़ करना है, पैसे नहीं बचाने उसमें। 60-70 हज़ार में आपका मतलब 2000 स्क्वायर फीट का प्लम्बर आसानी से हो जाता है 70 हज़ार में। इससे सस्ता भी मत करना, इससे महंगा भी मत करना। तो ये क्लैरिटी होगी प्लम्बिंग में, आपको ये ध्यान रखना है। आपको पाइप्स जो यूज़ करने हैं एस्ट्रल के यूज़ कर लो, ठीक है जी। और भी चल रहे हैं अच्छे अच्छे पाइप्स, कोई भी यूज़ कर सकते हो। पीवीसी के पाइप यूज़ करने, लोहे के पाइप यूज़ नहीं करने, ओनली पीवीसी के पाइप्स यूज़ करने। टॉयलेट्स में जब आप लगवाओगे तो आपको पाइप में एक चीज़ ध्यान रखनी होगी, जब आप वो पूछेगा आपसे कि मिक्सचर यूज़ करना है क्या, तो आप उसको मिक्सचर भी सेलेक्ट कर सकते हो। आप जाके जैकवार की या किसी की भी फिटिंग में जाकर देख के आओ, जो आपको पसंद आ रही है, हिंदवेयर की पसंद आ रही है, जैकवार की पसंद आ रही है, तो आप जाओ वहाँ पे उसको देख के आओ, फिर उसका फोटो खींच के ला के अपने प्लम्बर को दिखाओ कि भाई मुझे ये लगाना है, तो कैसी फिटिंग होगी वो अपने आप उसको एडजस्ट कर लेगा। ठीक है। अब स्मेल ना बने टॉयलेट्स में, तो वहाँ आपको क्या करना, जीटी का इस्तेमाल करना। हालांकि ये लोग इतने समझदार होते हैं कि यूज़ कर लेते हैं। जीटी जो होती है वो एक तरह से पानी को रोक देती है, और वो मतलब स्मेल को रोक देती है, बदबू बनने से बनती नहीं है। आपको उसमें वेस्ट वाटर जो होगा, वेस्ट वाटर, और एक होता है आपका रनिंग वाटर। ये दो तरह के वाटर होते हैं। वेस्ट वाटर यानी जो आपका सॉलिड वाला वाटर है, यानी जो आपको टॉयलेट का जो गंदगी होती है वो जाएगी इसके अंदर, और जो रनिंग वाटर होगा ये नहाने धोने, हैंड वॉश वगैरह, ये सब इसमें जाएगा। इनका पाइप और इसका पाइप अलग जाने चाहिए दोनों। मेन होल में जाके आप उनको एक करा देना चाहिए, यहाँ से एक नहीं करानी है कभी भी, नहीं तो क्या होता है ये दिक्कत करता है, स्मेल आएगी आपको। तो इससे बचने के लिए दोनों को अलग रखाओ। मेन होल में जाने के बाद एक करा दो, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब आपको ध्यान ये रखना है कि वेस्ट वाटर की अगर मैं बात करूँ तो मेरा जो पाइप होगा वो एक तरफ से इतना ज़्यादा झुका नहीं होना चाहिए कि दिक्कत क्या आती है जब आपका बहुत ज़्यादा आप उसको झुका देते हो। यानी अगर इसको उठा दिया मैंने यहाँ से 4 इंच तो ठीक है, अगर मैंने इसको उठा दिया 6 इंच 8 इंच, तो होता क्या है, जो वेस्ट वाटर जब स्लरी बन के जाती है, स्लज बन के जाती है, तो पानी की स्पीड होती है ज़्यादा फास्ट और सॉलिड की स्पीड होती है स्लो। तो पानी तो यहाँ से इमीडिएटली ट्रैवल कर जाएगा मेन होल में। जो इसके अंदर मिक्स जो हमारा वो था, हार्ड मटेरियल था, ठीक है, मैं दिमाग ख़राब होगा आपका भी और मेरा भी, वो वेस्ट जो होगा वो यहीं फंस के रह जाएगा
क्योंकि पानी का मिक्सचर तो होना बहुत ज़रूरी है। ये पानी तो ट्रेवल पहले कर गया, अब ये चौक हो जाएगी। इसलिए आपको इसको 4 इंच से नीचे ही रखनी है। इसकी जो टेपर होगी वो 4 इंच से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ये हालांकि प्लम्बर एक्सपीरियंस्ड है तो वो ध्यान रखते हैं, लेकिन फिर भी अपना दिमाग इस्तेमाल करते रहना है। तो ये चीज़ क्लियर होगी आपको। अब हम चलते हैं इलेक्ट्रिकल्स पे। इलेक्ट्रिकल की ड्राइंग की मैंने मना करी थी कि भाई इलेक्ट्रिकल की ड्राइंग मत बनवाना, क्योंकि छोटे मकानों में मिस्त्री नहीं फॉलो करते हैं इलेक्ट्रिकल की। अब उसमें आपको क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, उसमें यह ध्यान रखना है कि जो मेरे पावर के सॉकेट्स होंगे, 2-3 चीज़ें ही हैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो हैं। जो पावर के सॉकेट्स होंगे उनमें सेपरेट लाइन जानी चाहिए मेरी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से। अगर ये मेरा डीबी है और ये एसी का सॉकेट है, ये मेरा आयरन का सॉकेट है, तो इसकी लाइन दोनों अलग अलग जानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि इसमें से यहीं जोड़ दिया, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से हर पावर सॉकेट का, अगर मान लीजिए एयर कंडीशन हो गया, एक और एयर कंडीशन है, तो ऐसा नहीं है कि यहीं से तार जोड़ दूंगा। उसको बोलोगे भाई मेरी सेपरेट नई वायर डाल इसमें, और 2.5 स्क्वायर mm की वायर डालेगा वो, कम से कम 2.5, ठीक है। लाइट्स वगैरह जो हैं ये आप पैरेलल कनेक्शन कर सकते हो। लाइट्स हो गई, टीवी हो गए, जो लोड छोटे हैं 6 एम्पियर से नीचे हैं जो, ठीक है, जो 6 एम्पियर से नीचे हैं, ऊपर हैं तो ये, और अगर छोटे हैं 6 एम्पियर से अगर छोटे हैं, 6 एम्पियर से अगर छोटे हैं, तो आप 1 स्क्वायर mm की, 1.5 स्क्वायर mm की पैरेलल कनेक्शन भी करा सकते हो। मतलब यहाँ से ये दे दिया, इसको लाइट को दे दिया, इसको दे दिया, उसको दे दिया, ऐसे। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसको पहले ही बोल देना कि भाई डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से सेपरेट वायर जाएगी, ठीक है, मेंस आने के बाद। और उसको एक चीज़ और बोल कर रखो पहले से ही कि भाई मेरे को प्रोविज़न पहले ही सोलर का रख के चले, तो सोलर की 2 MCBs पहले ही लगा के रखेगा कि कल को अगर सोलर का कनेक्शन लगाना पड़े तो वो कटआउट से सीधा काटे और सोलर के साथ जुड़ जाए आपका लोड। तो सोलर का बाद में कराओगे तो फिर दिक्कत आएगी। तार पहले ही डलवा के रखो 4 स्क्वायर mm की, छत से लेकर नीचे तक। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। डिस्ट्रीब्यूट करा दिया, सब काम हो गया बढ़िया। इलेक्ट्रिकल का काम यही ध्यान रखना होता है। मेरी प्रॉपर वीडियो है, उसको देख लेना। इलेक्ट्रिकल फ्री हो गई, प्लम्बिंग से फ्री हो गए। अब आते हैं हम फिनिशिंग पे। फिनिशिंग में अब आपका सारा जो पैसा होगा ना, ये लग चुका होगा लगभग आपके पास। अब क्लैरिटी रहेगी कि भाई इतना पैसा बचा है, अब इसको मैं फिनिशिंग में ही खर्च करना है मुझे, ठीक है। अब मोटा मोटा काम आपका हो गया। अब फिनिशिंग में आपकी क्या क्या चीज़ आती हैं, आपकी टाइल आती हैं। तो टाइल्स के लिए, ज़्यादा महंगी टाइल के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है। 30 रुपया स्क्वायर फीट वाली टाइल बहुत मोर देन सफिशिएंट होती हैं, अनलेस एंड अनटिल आपके पास अनाप शनाप बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, ठीक है। टाइल्स को मैं इसलिए कहता हूँ कि जैसे नीचे मेरे फ्लोर पर लगी पड़ी है, कोई डिफरेंस मुझे दिखता ही नहीं है। लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर बड़ा कमरा है तो आपको छोटे साइज़ पर नहीं जाना, 32 बाई 64 mm की टाइल पे आपको जाना है, या फिर आप 6 बाई 4 की टाइल पे जा सकते हो। मिनिमम 2 बाई 4 की टाइल, जो 32-64 TC को कह देते हैं शायद, तो आपको मिनिमम ये वाली टाइल यूज़ करनी है। नहीं, इसको नहीं कहते, अलग होती है। मिनिमम ये यूज़ करनी है। अगर छोटा कमरा है तो 2 बाई 2 की यूज़ कर सकते हो। स्मॉल रूम अगर है आपका तो आप ये यूज़ कर सकते हो, क्योंकि जितनी छोटी उतना रेट सस्ता, जितनी बड़ी उतना रेट ज़्यादा। मैंने 6 बाई 4 की भी लगवा के देखी, मुझे कोई ख़ास स्वाद आया नहीं। मैंने फिर बाद में 32-64 की लगवाई, ठीक मज़ा आया उसमें। सस्ती भी पड़ती हैं, पैसे भी बचते हैं। और ये विट्रीफाइड टाइल होती हैं, कोई ऐसा नहीं है कि भाई उसमें कुछ अलग से सोना लगा हुआ है या चमकेगा कुछ रात में, ऐसा कुछ नहीं है, सब बराबर है। कलर अच्छे रखने हैं। अगर आपका रूम स्मॉल है, ठीक है, स्मॉल है, तो आपको ये ध्यान रखना है, और साथ में ये ध्यान रखना है कि आपको लाइट शेड में चीज़ें यूज़ करनी है। अगर आपका रूम है बिग, एक्सल साइज है, तो फिर आप डार्क के साथ प्ले कर सकते हो। और बड़ी टाइल आपको यूज़ करनी है 4 बाई 2 की, और साथ में 6 बाई 4 की 32-64 mm की, ये यूज़ करनी है। तो ये क्लैरिटी आ गई आपको कि भाई टाइल्स कौन सी यूज़ करनी है, ठीक है। ज़्यादा इसमें पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कितने पैसे खर्च कर लेना दिखेगी एक जैसी, कोई फ़र्क नहीं है खास। पहले टाइल लगवा लेना। और अब आते हैं वॉल्स पे। देखिए, अगर आपको चाहिए वॉल्स में फिनिशिंग, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जो आपका ड्राइंग एरिया होता है जिसमें मेहमान आके बैठेगा,
उसमें आप दीवार पे पीओपी की जरूर कराएं प्लास्टर, और डायरेक्ट करा दें। जहाँ प्लास्टर हुआ उस पर पीओपी का प्लास्टर करा दें। ये 4-5 हज़ार में एक कमरा तैयार हो जाता है, ज़्यादा महंगा नहीं पड़ता है। इसे कराने से आप देखोगे कि आपकी दीवार एकदम से एनहांस हो जाती है, बढ़िया तरीके से पेंट होता है, फिर मखमली हो जाती है। और अगर इसकी जगह आप पुट्टी कराते हैं तो पुट्टी में आपको थोड़ा आड़ा तिरछा दिखाई देगा। तो वो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। पीओपी आपको करानी है सिर्फ ड्राइंग एरिया में, जहाँ एरिया ऑफ कंसर्न है आपका। बाकी कमरों में कोई खास जरूरत नहीं है, पुट्टी करा लो वहाँ पर। ठीक है जी। फॉल सीलिंग की बात करते हैं। फॉल्स सीलिंग जो होती है ये एक तरह से पैसे का खर्चा है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको लटकने वाली फॉल्स सीलिंग करानी है, जिसको फॉल्स सीलिंग ही कहते हैं, या फिर आपको प्लस माइनस वाली करानी है। जो प्लस माइनस कह देते हैं उसको आम भाषा में, ये होती है बिल्कुल छत के लेवल पे, लिंटल के लेवल पे, यहाँ जिसमें डिज़ाइन वगैरह बन जाते हैं। फॉल्स सीलिंग होती है अगर ये लिंटल है तो इससे थोड़ा लटक के यहाँ पर ये लटकाई जाती है, जिसमें कर्व्स वगैरह बनाते हैं। तो ये पड़ती है करीब आपको 30 रुपया स्क्वायर फीट के हिसाब से, और ये पड़ती है आपको 5 रुपया, पता नहीं 10 रुपया, और ज़्यादा भी हो सकती है भाई। मेरे को अब बनाए बहुत दिन हो गए हैं तो रेट का मुझे अंदाज़ा है नहीं, तो आपको ये देखना है ठेकेदार से बात करके कि ये कितने की पड़ रही है। तो इसको ड्राइंग रूम में करा लो, लिविंग एरिया में करा लो, या अपने किसी बाहर जो मेन पोर्च वाला एरिया है वहाँ करा लो। कमरों में मत कराना, कमरों में यही करा लेना। छत की हाइट आपको 12 फीट रखनी है। ग्राउंड फ्लोर पे मैं हमेशा कहता हूँ 12 फीट रखो। हमारे यहाँ गर्मी बहुत पड़ती है तो थोड़ा सा हमें एडवांटेज होता है अगर हम बड़ी छत की हाइट रखते हैं। तो फर्स्ट फ्लोर को आप 11 फीट करा सकते हो, 10 फीट करा सकते हो। प्यास लग गई है, माफ़ी चाहता हूँ। तो ध्यान रखने वाली चीज़ें आपको समझ में आई गई हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। इसके अलावा अगर और भी चीज़ें आएंगी वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हो। अभी बुनियादी चीज़ों पे हम बात करेंगे। तो भाई बहुत फ़ायदे की चीज़ें हैं, नोट करते रहना, कहीं ना कहीं आपको बहुत फ़ायदा दे के जाएगी। जो अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो मतलब आपके काम की चीज़ें हैं, और जो छोड़ के जा चुके हैं तो भाई वही पैसे खर्च करते जाओ, कोई उसका इलाज नहीं है। ठीक है। अब आपका अगला हिस्सा है वो है मेन गेट। मेन गेट पे आप पहुंच गए। अब मेन गेट आपको लगवाना है तो आप पूछोगे भाई क्या करना है मेन गेट में। मैं हमेशा कहता हूं मेन गेट को आप 2 हिस्सों में ना चढ़ा के एक हिस्से में चढ़ाओ। फॉर एग्जांपल ये मेरी दीवार है फ्रंट की, अगर ये मैं मान लीजिए मेरी फ्रंट की दीवार 30 फीट की है, ठीक है, और इस 30 फीट की दीवार में मैंने अगर मान लीजिए यहाँ पर एक पिलर दिया जो अमूमन लोग कराते हैं, और यहाँ एक छोटा गेट दिया, ठीक है, ये मैंने छोटा एक गेट बनाया, ठीक है, और यहाँ मैंने एक बड़ा गेट बनवाया जिसमें से मैं गाड़ियों को चढ़ाऊंगा, यहाँ से मैं चढ़ूंगा। तो 30 में से अगर मैंने इसको 10 फीट का बनाया, 2 फीट का पिलर चला गया 12, और 4 फीट का ये चला गया 16 फीट चला गया। यहाँ कितनी जगह बची? 14 फीट। तो आप देख रहे हो कि जितनी बड़ी दीवार उतनी बड़ा मेरा दरवाजा। तो ना तो कोई मज़ा आया ना कोई स्केलिंग हुई। अगर मैं ऐसा करता इसकी जगह कि मैं इस पिलर को ना लगा के मैं एक ही गेट चढ़ाता स्लाइडर, और मैं इसको यहीं ख़त्म कर देता, यानी ये 2 फीट बच जाता इसमें से, 10 और 4 14 फीट का मैं इसको चढ़ाता, तो ये 2 फीट अगर ऐड हो जाए तो ये 16 हो जाएगा और ये 14 हो जाएगा। तो स्केलिंग बढ़िया आती है इसमें। मैं तो कह रहा हूँ इसको और थोड़ा 3 साढ़े 3 फीट कर लो, और ये 9 फीट कर लो, तो 12 फीट बहुत होता है। अब 12 फीट जो है यहाँ से आप इसको स्लाइडर बनाओ, तो जिससे कि ये स्लाइड होके इधर जा सके और ये फिर से स्लाइड होके इधर आ सके। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, इसके 2 हिस्से कराओ। 3 फीट का जो हिस्सा होगा इसमें कब्जे लगवाओ, और 9 फीट के हिस्से को स्लाइडर में बनवाओ। तो जब गाड़ी चढ़ानी होगी तो आप इस 9 फीट के हिस्से को इधर सरका सकते हो, और 3 फीट के दरवाजे को खोल दोगे तो गाड़ी सीधा चढ़ जाएगी। और अगर आपको आना जाना है तो 9 फीट वाले को यहीं रोक के रखो, 3 वाले को खोल के आते जाते रहो। तो इस हिस्से में आपको सीढ़ी चढ़ानी है और इस हिस्से में रैंप चढ़ाना है। तो क्लैरिटी होगी, ना कोई कॉलम आया बीच में ना कुछ आया, और चौड़ा दरवाजा मिल गया आपको। सीढ़ियों से भी उतर जाएगी गाड़ी का एक टायर, तो कोई आफत नहीं आ जाएगी सीढ़ियों पे। ग्रेनाइट यूज़ करना है, छोटी छोटी सीढ़ियाँ होती हैं, तो कोई ऐसी चिंता की बात ही नहीं है। स्केलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी ये 40-60 रहा तो अच्छा लगा। अगर ये 60
ये 50-50 रहा, तो ये मैं तो कह रहा हूँ आधे में तो दरवाजे आ गया, ये लॉन एरिया भी छोटा हो जाएगा, फिर पीछे जो इसके लॉन होगा। तो समझ में आ रही होंगी चीज़ें, ये ऐसे ही काम करती हैं, साइकोलॉजी कर रहे हैं सारी। तो मेन गेट का भी आपको समझ में आ गया। कॉलम के दौरान जब आप सरिये खड़े करा रहे हो, ग्राउंड फ्लोर की मैं बात करूँगा, जब आपके सरिये खड़े कर रहे हैं वो कॉलम के अंदर, तो उनको कभी भी एक लेवल पे मत छोड़ना। अगर आप एक लेवल पे छोड़ते हो और फिर उसके बाद उनमें बांधते हो, तो ये जॉइंट जो आ गया ये एक जगह पे आ गया, तो यहाँ पर ये कमज़ोर रह गया। इसके लिए आपको करना ये चाहिए कि आप कुछ सरिये लंबे लाओ, कुछ सरिये आप छोटे लाओ, तो क्या होगा, यहाँ से ये एक्सटेंड हो जाएंगे, यहाँ से ये एक्सटेंड हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप बराबर लेते रहो, तो क्योंकि ये तो एक बार डिफरेंस आ गया तो फिर बराबर लाते रहो इनको। सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पे ही आपको डिफरेंट साइज के लेके आने, तो यहाँ ये चेंज आया, यहाँ ये चेंज आया, यहाँ ये आया, यहाँ आया, तो स्ट्रेंथ जो है डिस्ट्रीब्यूट हो गई। ऐसा नहीं है कि कमज़ोर हो गया, यहाँ कमज़ोर है, तो सरियों का साइज एक बार के लिए ग्राउंड फ्लोर पे डिफरेंट लेके आना है। फर्स्ट फ्लोर के बाद फिर सारे सेम साइज के लेके आना, वो तो फिर उसी साइज पे वहाँ बनता चला जाएगा, तो वो डिफरेंस चलता चला जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके बाद फिर हम अब बात करेंगे किन चीज़ों पे पैसे बचाने नहीं हैं, ठीक है। अब आप चलो टॉयलेटरीज पे। मैं हमेशा आपसे कहूँगा ये बात कि आपके घर में ज़्यादा से ज़्यादा 2 टॉयलेट यूज़ होंगे या 3 टॉयलेट यूज़ होंगे। तो ये मेरी टॉयलेट की सीट है, इसको आपने वॉल हंग टॉयलेट की सीट लगवाया, इसकी कीमत है 14,000 रुपये, ठीक है। और एक टॉयलेट की सीट है जी जिसकी कीमत है 8,000 रुपया या 7,000 रुपया, ठीक है। ये जो 2 टॉयलेट थे आपके, ये पड़े आपको 28,000 के। मान लीजिए ये मैं ब्रांड कोलर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, और ये मैं बात कर रहा हूँ जैकवार की। अब आपने ये पड़ा आपको 16,000 का 2 टॉयलेट, और ये पड़े आपको 28,000 के, ठीक है। आपने देखा कि यार ये 12,000 एक्स्ट्रा जा रहा है, ठीक है, 12,000 एक्स्ट्रा बिल्कुल गया, लेकिन ये 12,000 जो आपके एक्स्ट्रा गए हैं, ये 12,000 आपने कहीं और जगह पे बचाने हैं, लेकिन यहाँ नहीं बचाने हैं। यहाँ आपको यही यूज़ करना है 28,000 का। मैं वजह बताऊंगा, क्योंकि देखिए जो ये टॉयलेट की सीट होती है, इस पर एक एनामल चढ़ा हुआ होता है, वाइट कलर का जो एनामल चढ़ा हुआ होता है। ये जो जितनी भी जैपनीज हैं ब्रांड, इन पे ये एनामल बहुत मजबूत और बहुत बढ़िया क्वालिटी का और कई कई लेयर में चढ़ा हुआ होता है। जो नकली आती हैं, मैं ये नहीं कह रहा, इसकी जैकवार की बात नहीं कर रहा, जैकवार अच्छी ब्रांड है। जो नकली आती हैं 3,000 4,000, ठीक है, बजट का कंसर्न है तो ये भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन 3,000 4,000 वाली में प्रॉब्लम क्या आती है, जो एनामल होता है, ये एनामल की लेयर बहुत कम होती है। तो होता क्या है, जब आप पानी का फ्लश बार बार करोगे, बार बार पानी का फ्लश करोगे, तो ये एनामल डिग्रेड होता चला जाएगा। एक समय ऐसा आएगा, ये एनामल की जो पॉलिश होगी वो इतनी सख्त हो चुकी होगी, मतलब रफ हो चुकी होगी, कि जो हमारा टॉयलेट की स्लरी है वो इससे स्टिक होना स्टार्ट हो जाएगी और ये येलोनेस इसमें दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन इस पे एनामल इतना ज़्यादा चढ़ाया गया है कि जो स्लरी है वो कई साल में भी जाके मतलब एनामल नहीं उतरेगा, तो वो सारा चमचमाते वाइट रहेंगे। जहाँ आपका ये येलो होना स्टार्ट हो गया, ये जो 12,000 आपने बचाए थे ना, ये 0 हो गए। बात समझ में आ गई होगी। फिर आप इसको चेंज कराओगे, फिर आप दूसरा लाओगे, वही 8,000 का जब आप दूसरा लगाओगे, फिर ये 16,000 पे पहुँच गया। तो इससे तो बढ़िया यही है ना कि हम पहले ही 14,000 का चढ़ा लें। यहाँ कोताही नहीं बरतनी है। इसलिए मैं कहता हूँ टॉयलेट तो 2 ही होते हैं, उनको आप अच्छा चढ़ाओ, जैपनीज ब्रांड चढ़ाओ, जैकवार चढ़ा लो, सेकेंडरी में हिंदवर चढ़ा लो, इटालियन कलेक्शन में आ रहे, सस्ते मत चढ़ाना, जो नकली आ रहे हैं ना वो मत चढ़ाना, ठीक है जी। इसके बाद हम चलते हैं इसी में ही इम्पोर्टेंट, जो हमारी टॉयलेट, ये हमारी जो टैप्स होते हैं, जो बाथरूम के जो टैप्स होते हैं, ये हमें ब्रास के यूज़ करने हैं। जो ब्रास का मटेरियल यूज़ होता है, यानी आपको इसमें बढ़िया क्वालिटी के जैकवार यूज़ कर लो आप, तो कोई दिक्कत नहीं है। जैकवार बहुत अच्छी ब्रांड है, टोटो, कोटो, ठीक है, और दुनिया भर के और जैपनीज ब्रांड भी चल रहे हैं। चावड़ी बाजार में जाओ, 3 व्हीलर भरवा के ले आओ सस्ते रेट में, तो ये आपको वहाँ से यूज़ करने हैं। इसमें आपको वो प्लास्टिक के सस्ते और बिल्कुल जो टिकाऊ माल है वो बायकॉट कर देना। दिखाएगा आपको वो शोरूम वाला कि जी ये बढ़िया है, इसका बड़ा अच्छा रिव्यू है, मार्केट में अच्छा चला है, नहीं सुनना उसकी कोई बात। ये वो यूज़ करनी है जिसका ब्रांड का नेम हो, बढ़िया नाम हो जिसका।
ये महंगी आएंगी, आपको हैरानी होगी, 3-3 हज़ार की आती है एक टूटी, लेकिन भाई वो 3 हज़ार की वसूल हो जाती है जिस दिन उसमें से पानी 20 साल के लिए टपका, एक नहीं गिरा एक्स्ट्रा। लेकिन जो नकली ले आए और 5 साल 4 साल बाद उसमें से पानी रिस रिस के सारा फर्नीचर खराब कर दिया उसने किचन का, फिर आपकी वो बीवी से झगड़ा, ये झगड़ा वो झगड़ा, फिर उसको चेंज कराने में सारी किचन की तोड़ फोड़ ही होती रहेगी। तो भाई दिमाग में ये बात बैठा लेना, टॉयलेटरीज में और फिटिंग्स में मैं कभी भी विदाउट ब्रांड नहीं जाऊंगा। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और कहाँ पैसे नहीं बचाने हैं, इलेक्ट्रिकल्स पे फिर से मैं एक बार जाऊंगा, जहां अगर आपका 4.5 मैंने mm का बताया, जहां मैंने वायर बताई 2.5 स्क्वायर mm की पावर के लिए, वहां कई बार आपको बोल सकता है यार 1.5 की लगा लो, एसी में चल जाता है, वाटर गीजर में 1.5 की लगा लो चल जाता, नहीं वहाँ 2.5 की चाहिए। 2.5 से भी मैं कहूँगा 4 की लगाओ, 4 स्क्वायर mm की यूज़ करूँगा मैं तो। एक्स्ट्रा लोड को लेकर चलो, जब शॉर्ट सर्किट होते हैं घर में आग लगती है, वो इसी वजह से लगती है कि लोड बेयरिंग कैपेसिटी कम होती है, गर्मी में इतना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ चुका होता है कि शॉर्ट सर्किट होने के चांस हो जाते हैं। नज़दीक नज़दीक होती हैं वायरें, चिपक जाती हैं, फिर सारा आग लग जाती है, ख़राब हो जाता है। कहीं कोताही नहीं बरतनी है, ठीक है। मकान के जब बुनियाद पे फिर एक बार चलते हैं, जब आर्किटेक्ट के पास आप जाओगे तो उसमें आपको एक चीज़ें ध्यान रखने की है, जो वो ध्यान रखनी है कि इसने वेंटिलेशन का ख्याल रखा है या नहीं रखा है। हर कमरे के अंदर वेंटिलेशन होनी चाहिए, कमरे के अंदर वेंटिलेशन होनी चाहिए, किचन के अंदर वेंटिलेशन होनी चाहिए, ड्राइंग रूम लिविंग एरिया के अंदर वेंटिलेशन होनी चाहिए, टॉयलेट के अंदर वेंटिलेशन होनी चाहिए, वॉक इन क्लोजेट्स होने चाहिए, स्टेयर्स का बिल्कुल प्रॉपरली ख्याल रखा जाना चाहिए कि ऐसा ना हो कि एन मोमेंट पे सीढ़ियों को फिर ऊंचा नीचा करते घूम रहे हो। स्टेयर्स के पास एम्पल स्पेस होनी चाहिए कर्व के लिए। मैंने कई बार देखी है सीढ़ियाँ एंड में चढ़ाते हैं और फिर देखते हैं यार ये तो सीढ़ी खड़ी चढ़ गई, बिल्कुल चढ़ा ही नहीं जा रहा इनसे। 6 इंच रखो यार, 6.5 इंच रखो, क्या जरूरत है 8 इंच चढ़ाने की, फिर बुढ़ापे में परेशान आप भी होगे। तो स्टेयर्स को जगह दो, उसकी जगह है वो उसको दो, उसमें कोताही नहीं बरतनी है, ठीक है। अभी के लिए मेरे दिमाग में ये सारी चीज़ें थी। और एंड में जब आप पहुंचोगे पेंट वगैरह पे, तो फिर आप पेंट में आपको लाइट शेड यूज़ करनी है। फ्रंट पे अगर आप जाते हो तो फ्रंट पे आपको टाइल्स का इस्तेमाल करना है। एलिवेशन में टाइल्स जो होती हैं अलाइक होती हैं बिल्कुल HPL शीट्स के। टाइल बहुत सस्ती आती हैं, सिरेमिक टाइल यूज़ करो, वो दिखने में हूबहू आपको जो है ऐसा लगेगा HPL वाला फील। आप जाके देखो तो सही टाइल की मार्केट में, कहो उससे 20 रुपया 25 रुपया स्क्वायर फीट भी आती है, तो 1,00,000-1.5 लाख में सारा एलिवेशन बन जाता है। कपड़ा पकड़ाओ, मजदूर को बोलो हर साल सफ़ा कर दे इनको यार, नहीं तो उनकी जो है पुताई और इसमें ही सारा पैसा लगता रहेगा। हर 2 साल में बाल्टी आती है 20-20 हज़ार की। तो फिर आपको ये खर्चे जो हैं आमदनी के बाद, क्योंकि मकान बनाने के बाद हालत तो पतली हो जाती है एक बार, तो फिर आप उसी में फिर से लगाने लग जाओ मेंटेनेंस में, तो कोई फ़ायदा नहीं है, फिर मकान पुराना लगने लग जाए। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि उसमें एक बार शुरुआत में मेंटेनेंस ना हो, इसलिए टाइल्स का इस्तेमाल कर लो एलिवेशन में। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ में, वो है डेकोरेशन। देखो डेकोरेशन में सबका दिमाग अलग अलग चलेगा। मकान बना रहे हो, खर्चा होता है, तो डेकोरेशन इतना अर्जेंट नहीं है कि अभी लगा दो, डेकोरेशन धीरे धीरे करो। और डेकोरेशन के लिए मैं आपसे कहूँगा कि फ्रंट पे सबसे पहले पेड़ लगा दो। पेड़ ग्रीनरी जो होगी आपके मकान में, एक तो छाँव देगी, तो उससे क्या होगा, आपकी दीवारें गर्म नहीं होंगी, वो दीवारों का जो हीट का ट्रांसफ़र है वो बढ़िया होगा, कन्वेक्शन अच्छा होगा, और साथ में ये डेकोरेशन अच्छी देता है। ग्रीन का जब वाइट के साथ कॉम्बिनेशन बनेगा तो वो बहुत सुंदर दिखाई देगा मकान आपका, फ्रंट से ऐसा लगेगा हाँ विला है। और जहाँ कंक्रीट ही कंक्रीट लगी पड़ी है तो भाई कितना ही पैसा लगा लेना, वो कभी सुंदर नहीं दिखेगा। दूसरा आपको एक बेनिफिट और भी मिलेगा पेड़ पौधों से, कि आप स्ट्रेस फ्री रहोगे। घर के अंदर बैठे रहोगे तो फिर आपको थोड़ा सा स्ट्रेस रहेगा, फिर पता लगेगा कि बाहर निकलने के लिए जगह नहीं है कुछ। थोड़ी ग्रीनरी रहेगी तो एक्सरसाइज भी होती रहेगी, गार्डनिंग होती रहेगी, संडे का दिन अच्छा कटेगा, तो थोड़ा ग्रीनरी का डेकोरेशन का आइटम जरूर रखिए, ठीक है। और 1-2 इंपॉर्टेंट और भी चीज़ें हैं जो मेरे दिमाग में आ रही हैं, मैं उनको बताना चाह रहा हूँ आपको। आपको पूरे घर के अंदर एक चीज़, एक ध्यान ये रखनी है, एक कमरा ऐसा जरूर बनाना है जहाँ पर आप अपने आप को समय दे सको। मैंने जैसे एक कमरा बनाया जहाँ पर मैं बैठ के क्रिकेट देखता हूँ, ऐसा कमरा आपको भी देना है, ठीक है। वो सब कुछ आप कर रहे हो, लेकिन अपने लिए एक कमरा ऐसा जरूर बनाइए जहाँ आप अपने आप को समय दे सकते हो, किताब पढ़ सकते हो, आप मेडिटेशन कर सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो, यूट्यूब की वीडियोस बना सकते हो, लाइब्रेरी बना सकते हो। अपने लिए ज़रूर जगह वो बना के रखें एक, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा इस चीज़ को, ठीक है। और फिनेस्टा की विंडोज़ यूज़ करें, अच्छी ब्रांड है। और भी अगर आपके आसपास और भी आ रही हों
तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। फ्रंट पे तो कम से कम आपको यूपीवीसी यूज़ करनी चाहिए, लकड़ी की मैं मतलब सजेशन नहीं करूँगा, क्योंकि देखो ये मेरी अगर बालकनी है तो बालकनी में लोग क्या करते हैं, अगर ये फर्स्ट फ्लोर की बालकनी है तो यहाँ विंडो और एक दरवाज़ा चढ़ा देते हैं। ये कितना भद्दा डिज़ाइन है यार, सोच के तो देखो ये कितना गंदा घटिया डिज़ाइन है। मैं घटिया तो शब्द ज़्यादा हार्श हो जाएगा, लेकिन ये भद्दा डिज़ाइन है। यानी अब देखिए बौछारें आई पानी की, ये लकड़ी सिकुड़ेगी चौड़ेगी, ये देखिए ऑकवर्ड डिज़ाइन ऐसा हो गया, यहाँ से तो मैच कर गया, यहाँ से ये स्टेप बन गया, यानी ये ऊंचा है ये नीचा है, कोई क्लैरिटी नहीं है। इसकी जगह ये होना ये चाहिए था, मैं एक यूपीवीसी लेके आता बढ़िया सी, फुल रूम हाइट की एक यूपीवीसी वो चढ़वाता ऐसे, और इस पर फुल हाइटेड के मैं कर्टेंस चढ़वाता। अब देखो इस मकान की एलिगेंस अलग ही दिखाई दे रही है। इसी में ही स्लाइडर रहता और उसको स्लाइड किया, मैं इधर बालकनी में आ गया। ये जो मेरी बालकनी की जो रेलिंग होगी, ये एल्युमिनियम की इस्तेमाल मत करो। मैं हमेशा कहता हूँ एल्युमिनियम की मत इस्तेमाल करना, एल्युमिनियम की बद्दी दिखाई देती है। अगर आप इसको ग्लास की यूज़ कर रहे हो ना, तो इस पर एक सिंपल ब्लैक कलर का बॉर्डर आता है, उसको यूज़ करो। एल्युमिनियम का ब्लैक बॉर्डर आता है वो, ये एल्युमिनियम, ये स्टील की यूज़ मत करना, सॉरी मैं गलत एल्युमिनियम बोल रहा हूँ। स्टील की यूज़ नहीं करनी है, स्टील की यूज़ नहीं करनी है, एल्युमिनियम की आप यूज़ करोगे और ब्लैक कलर की यूज़ करोगे ये वाली। और अगर ये कुछ भी नहीं मिल रहा आपके यहाँ, तो भाई सीधा सिंपल सा जुगाड़ बताता हूँ आपको मैं, आप आयरन की यूज़ करो, ठीक है। आप लोहे की यूज़ करो, आयरन की आप रेलिंग्स यूज़ कर सकते हो। आयरन की रेलिंग्स के फ़ायदे ये होते हैं, आयरन की रेलिंग एक तो सस्ती पड़ती है, फिर दूसरा क्या है कि जब मान लीजिए आयरन की रेलिंग मैंने ये लगाई, सिंपल मैंने इसमें प्लस बनवाया बस, ठीक है, और जब मैंने इसमें पेंट करा दिया ब्लैक कलर का, तो आप देखोगे कि ये इस एलिवेशन के साथ मैच कर रहा है, ये रफ लुक दे रहा है। यानी कोई भी अगर आप घर का जो डिज़ाइन है, अगर आपका क्लासिकल डिज़ाइन है तो आपका ये मैच करेगा। अगर आपका मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन है तो उसमें ये मैच कर जाएगा, आयरन की बात कर रहा हूँ मैं। अगर आपका फ्रेंच आर्किटेक्चर है तो उसमें मैच कर जाएगा, कंटेम्प्रेरी है तो मैच कर जाएगा, लेकिन अगर आपका मॉडर्न है तो भी मैच कर जाएगा। लेकिन अगर आपका स्टील का यूज़ कर रहे हो और आप क्लासिकल डिज़ाइन बना रहे हो, तो सोच के देखो कितना बुरा लगेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। उम्मीद करूँगा वीडियो आपको पसंद आई होंगी। ऐसी और भी वीडियो मैं बनाऊंगा। देखो अभी सारी बातें मैं नहीं बता पाया एक वीडियो में, क्योंकि मकान कोई इतना छोटा सा स्टेप तो है नहीं कि भाई मैं सारी सब कुछ ही इसी में बता दूं, पूरा समय लगेगा इसको बनाने में। मैं और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं और सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा जो भी मेरे दिमाग में आएंगी। कुछ चीज़ों को मैं अभी भी मिस कर गया हूँ। तो भाई उम्मीद करूँगा आपको पसंद आ गई होगी। क्या करना अब आपको, सब्सक्राइब कर सकते हो, अच्छी लगी है तो, नहीं अच्छी लगी है तो भाई डिसलाइक कर दो। और आप अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखोगे और मकान तो यार ये बनते रहेंगे। आप अपने आप को पहले सेव करो, अपनी हेल्थ का ख्याल रखो। और मैं यही कहूँगा कि अपने पैसे को ऐसे ज़ाया मत करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट कमाई होती है। और आजकल लोग जो है लगे पड़े हैं एक दूसरे की पैंट उतारने में। आप जाओ किसी के पास, बिल्कुल बेच खाएगा। तो इसलिए पैसा बड़ा कीमती है, इसको कैसे बचाना है आपको सोचना है। ऐसे बर्बाद मत करना, ऐसे ज़ाया मत करना, ठगों से बच के रहना, रिसर्च कर लेना, थोड़ी सी मेहनत कर लेना, फिर देखोगे रिजल्ट अच्छे मिलेंगे, मकान सुंदर बनेगा, खूबसूरत बनेगा, पैसे भी बचेंगे। उन पैसों से फिर अपने भाई SIP करो, अपने फंड में डालो, अपने बच्चों की परवरिश में खर्च करो, तब तो ये बेनिफिट हैं। और ऐसे आनंद पैसे खर्च करे जाओ, लगाए जाओ, सुंदर चीज़ बने ना, खूबसूरती कुछ देखे ना, स्ट्रेस फ्री ना हो पाओ, अपने लिए कोई जगह ना हो, अनाप शनाप चीज़ें बना रखे हैं, प्लानिंग कोई होना, वेंटिलेशन कोई होना, तो भाई वो हेल बन जाएगा आपके लिए। तो हेवन और हेल की चूज़ आपको खुद करनी है। उम्मीद करूँगा ये वीडियो पसंद आई होगी। अमित लांबा आपसे विदा लेता है। अपना ख्याल रखें। नमस्कार, जय हिंद।